सॉरी, हाँ। तो 3 क्लाउड हैं जो टॉप पे हैं, AWS, एज़्योर एंड GCP। अभी AWS, एज़्योर मोस्टली 2 बूम पे है, बट GCP अपनी रफ्तार पकड़ रहे हैं। सो गूगल भी बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस कर रहे हैं, और बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं वो गूगल के भी, GCP की भी सर्विसेज लेना शुरू कर चुके हैं। नाउ अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें ना, तो बीट AWS, एज़्योर, GCP या फिर ओरेकल और अलीबाबा, कॉन्सेप्ट सबके सेम है। बेस सभी का सेम है। हर एक के अंदर सर्वर्स है, हर एक के अंदर नेटवर्किंग SD WAN है, हर एक के अंदर डाटा सिक्योरिटी के लिए आपकी कीज हैं, हर एक के अंदर सेम आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट है, यूजर्स रोल्स और ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, है ना। और हर एक के पास लॉगिंग है, मॉनिटरिंग है, मतलब जितनी भी सर्विसेज अगर किसी एक क्लाउड में है, वो सारी की सारी बेसिक सर्विसेज हर एक क्लाउड के अंदर है। तो नाम में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, या डिफरेंस होगा कि वो सर्विसेज कैसे यूज हो रही हैं, बट मोस्टली जो उनके बेसिक्स हैं, या मोस्टली या कहें कि वो क्या काम करते हैं, वो एग्जैक्टली सेम है हर एक सर्विसेज के अंदर, हर एक क्लाउड के अंदर। किसी के अंदर कुछ सर्विसेज ज्यादा है, किसी के अंदर अंदर कुछ सर्विसेज कम है ना। किसी के अंदर कुछ सर्विसेज बहुत अच्छी है, किसी के अंदर उन वो सारे फीचर्स उस पर्टिकुलर सर्विसेज के अवेलेबल नहीं है। सो वी विल डिस्कस ऑल दोज थिंग्स, बट बेस हर एक का सेम होगा। सो आई मीन लाइक, अगर आप लोगों के बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपके लिए फिर कोई भी क्लाउड हो या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी हो फिर मुश्किल नहीं होगा। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, आप ये सोचोगे कि केवल अभी ये EC2 क्या है, फिर VM क्या है, फिर वो जो है प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। सो वी विल फोकस ऑन द बेसिक्स थिंग्स, बेसिक्स ऑफ द क्लाउड, बेसिक्स ऑफ द क्लाउड सर्विसेज, ताकि हम जो मेन सर्विसेज हैं कि पूरा का पूरा आर्किटेक्चर जब हम बनाएंगे तो वो हम सारा का सारा समझ लें, जस्ट क्लियरिंग द बेसिक्स पार्ट ऑफ इट। तो क्लाउड के अंदर क्या है, क्लाउड इज जस्ट लाइक यू ऑल नो कि IaaS क्या है, PaaS क्या है, SaaS क्या है। अगर नहीं पता तो वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो, बट वेन एवर वी से द क्लाउड, व्हाट इज क्लाउड, इज जस्ट नथिंग प्रोवाइडिंग यू द इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज का मतलब क्या हुआ कि जितना भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का यू शुड ऑल नो राइट, कि servers is a part of the infrastructure, database is a part of the infrastructure, router, switches, firewall, जितने भी Palo Alto, ये जितने भी हार्डवेयर पहले के टाइम में लगते थे, है ना, मल्टीप्लेक्सर्स या फिर ये जूनिपर सिस्को जितने भी राउटर्स लगते थे, दिस ऑल आर इंफ्रास्ट्रक्चर्स। अभी इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर को एज ए सर्विस कौन देता है, क्लाउड वाले देते हैं। सेम की सेम चीजें, बट वो आपको एज ए सर्विस देनी है। कि अगर आप कहोगे कि भाई मुझे एक सर्वर चाहिए, तो आपको एक सर्वर दे देंगे, बट दैट सर्वर इज एज अ सर्विस आपको मिल रही है। आपको उसका रैम आपको उसको इंस्टॉल नहीं करनी है, रोम आपको इंस्टॉल नहीं करनी है, आपको हाइपर वाइजर इंस्टॉल नहीं करना है, आपको रैक खड़ा नहीं करना है ना, आपको पावर सप्लाई के लिए केबल नहीं डालनी है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इंस्टॉल नहीं करना है, या कोई राउटर कनेक्ट नहीं करना है कि जहाँ से वो राउटिंग होके आएगी या जाएगी, इंटरनेट गेटवे नहीं लगाना है, या उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालना है ना, कहीं से CD ला के ऑपरेटिंग सिस्टम डालोगे। ये सारे काम आपको करे कराए मिलते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये सभी को पता है। अगर जरूरत नहीं होती तो इतने सारे लोग कॉल पे नहीं होते, है ना। कुछ ना कुछ बात हो रही है तभी लोग इतने सारे क्लाउड में आ रहे हैं। इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। सो क्लाउड में आने के सारे फायदे फायदे नहीं है, क्लाउड में आने के बहुत सारे नुकसान भी हैं, और क्लाउड में आने के फायदे भी बहुत सारे हैं। बट अगर फायदे ज्यादा होंगे तो उस चीज को लोग ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए आज के टाइम में बहुत सारे लोग क्लाउड की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि फायदे बहुत सारे हैं। बट अगर आप अभी भी देखोगे, बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस हाइब्रिड एनवायरनमेंट पे चल रही है। तो मैं कहता हूँ हाइब्रिड एनवायरनमेंट क्या है कि जो आपका एग्जिस्टिंग प्राइवेट डाटा सेंटर्स हैं वो और क्लाउड दोनों का कॉम्बिनेशन करके चल रहे हैं। तो कहीं ना कुछ ऐसा है कि वो एक साथ किसी भी एक चीज पे डिपेंड नहीं कर सकते, है ना। और आज के टाइम में कल्चर चल रहा है कि मल्टीपल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का। मल्टीपल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का कॉन्सेप्ट क्या है, वो सेम कॉन्सेप्ट है जो पहले यूज होता था। टेक एन एग्जांपल, यू आर इन नेटवर्किंग, या आप किसी एक टेलीकॉम कंपनी में या किसी भी एक कंपनी में, तो
बेसिक्स का एक कॉन्सेप्ट रहता है कि आप किसी भी एक सर्विस प्रोवाइडर से सारी चीजें नहीं खरीदते हो। ऐसा किस लिए कि जैसे कि अगर आपको बहुत सारे राउटर्स लगाने हैं, तो आप सिस्को से भी राउटर्स लेते हो, जूनिपर से भी राउटर्स लेते हो, है ना? क्यों? अगर कल को आपने सारे के सारे सिस्को से ले लिए तो सिस्को पे आपकी एक डिपेंडेंसी बन जाएगी। कल को सिस्को अपने ये भी कह सकते हैं, नहीं मैं तो इसी रेट पे आपको नेक्स्ट सर्विसेज दूंगा, अदरवाइज मैं सबको स्टॉप कर दूंगा। करेक्ट। तो उसकी वजह से क्या होगा, कंपनी को इम्पैक्ट आएगा, होगा कि यार इतनी हेडेक इतने सारे चीजों में लगाने के लिए दी, अब ये अपनी मन मर्जी कर रहा है। सो दैट्स ए प्रॉब्लम। तो इसलिए वो क्या करते हैं, बैलेंस करके चलते हैं कि जूनिपर को भी लेके चलते हैं। कल को सिस्को कुछ इधर उधर करता है तो जूनिपर को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, अगर जूनिपर इधर उधर करता है तो सिस्को को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, उसका लेयर बढ़ा देते हैं। और दोनों के एक दूसरे पे डाउट रहता है, कि एक डर रहता है कि कहीं ऐसा आई मीन लाइक कि ये जूनिपर को ना दे दे, या ये सिस्को को ना दे दे, या फिर ये ईसीआई को ना दे दे, या इसको ना दे, तो इसकी वजह से वो बैलेंस करके चलते रहते हैं। सो इसीलिए आज के टाइम में भी एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि AWS, Azure या GCP तीनों को मिक्स करके, या एटलीस्ट दो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को तो लेके लोग चलते ही हैं। या फिर ऐसा भी नहीं करते तो ऐसा करके चलते हैं, कुछ पार्ट हाइब्रिड का रखते हैं और कुछ पार्ट जो है माइग्रेट कर देते हैं क्लाउड के अंदर, जिसे हम एक वर्ड कहा जाता है मोनोपोली, मोनोपोली ना हो। तो ऐसा आज के टाइम में एनवायरनमेंट में चल रहा है ना? फायदे की बात है, वो ऑलरेडी सब कुछ आज के टाइम में अवेलेबल है कि जितनी भी कॉस्ट हमें पहले लगानी पड़ती थी, कि वो चाहे पावर सप्लाई हो, जगह लेनी हो डाटा सेंटर बनाने के लिए, उसके लिए फिर सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स खड़े करने हो, पावर मतलब रैक्स बनाने हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा पूरा लेके ले डाउन करना हो, फिर सर्विसेज को यूटिलाइज करना और उसका ऑपरेशन पार्ट करना, उसमें बहुत सारी कॉस्ट आती थी। वो सारी कॉस्ट किन्होंने कम कर दी? क्लाउड वालों ने कम कर दी, कि यू जस्ट यूटिलाइज आवर सर्विसेज, रेस्ट वी विल टेक केयर ऑफ इट। बट आर कॉन्सेप्ट इज व्हाट, हाउ वी विल बी यूजिंग दी क्लाउड, किस किस पर्पस के लिए क्लाउड को यूज करेंगे और कैसे कैसे यूज करेंगे और कौन कौन से सर्विसेज को यूज करेंगे। तो अगर कोई भी क्लाउड को जानते हैं तो आप देखोगे क्लाउड के कंसोल पे बहुत सारी सर्विसेज हैं। I mean, like in AWS there are 3000 plus services, in Azure again there are 3000 plus services, in GCP 2500 plus services are there। सारी सर्विसेज एक बंदे के लिए नहीं बनी है, सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री टाइप जिनके लिए सर्विसेज को डिजाइन किया गया है। So there are some industry which are like completely working in the this machine learning environment और automation, तो उनके लिए मशीन लर्निंग की कुछ एक सर्विसेज बनाई गई है। कुछ एक सैटेलाइट से रिलेटेड हैं, तो दोज कंपनी विच आर वर्किंग ऑन सैटेलाइट रिलेटेड सर्विसेज, दे कैन यूटिलाइज एंड कंज्यूम दोज काइंड ऑफ सर्विसेज। कुछ आईटी सेक्टर की सर्विसेज हैं कि आप सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेसेस, नेटवर्किंग आप यूटिलाइज कर सकते हो, उस उनके तरह की सारी सर्विसेज उन्होंने बनाई गई है। कुछ के लिए सिक्योरिटी सर्विसेज, सो बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ इंडस्ट्री टाइप और देयर यूसेस, बहुत सारी सर्विसेज उनके अंदर हैं, और उनको जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोवाइडर्स है वो कंज्यूम करते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। एंड हाउ दे आर कंज्यूमिंग इट, यू शुड नो, एंड दोज थिंग्स वी विल डिस्कस कि हर एक सर्विसेज का काम कैसे होता है, हर एक सर्विसेज का हाँ, हमें हर सर्विसेज की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या इसकी जगह हम इस सर्विस को यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या फिर आई मीन लाइक कि मेरे यूज केस को कौन सी पर्टिकुलर सर्विसेज सपोर्ट करेगी, क्या मुझे AWS को यूज करना चाहिए, या मेरे को Azure को यूज करना चाहिए, या मेरे को GCP को यूज करना चाहिए, है ना? सो दैट्स अ डिसीजन यू हैव टू टेक, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल जब आपको क्लाउड के सर्विसेज की अंडरस्टैंडिंग हो। और क्लाउड की सर्विसेज बहुत ईजी हैं, जस्ट देयर नेम एंड उनके बारे में, उनके क्या कहते हैं, उसके डिस्क्रिप्शंस ऑलरेडी, जब आप कोई भी AWS का पेज ओपन करते हो उसके ऊपर क्लियरली विजिबल होता है कि भाई एक दो सेंटेंसेस में इस सर्विसेज का क्या यूसेज है ना? और एग्जैक्टली वही वो काम करते हैं, और वो बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में उन्होंने लिख के रखा हुआ है। अभी उसको इस्तेमाल करने का, इम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या है, जैसे ही आप किसी भी सर्विसेज के ऊपर क्लिक करोगे, वो स्टेप बाय स्टेप आपको लिख के दे देंगे कि आपको पहले इस बटन पे क्लिक करना है, फिर इस बटन पे क्लिक करना है, और फिर इस बटन पे क्लिक करना है, और आपकी सर्विस रेडी और वो स्टार्ट है। बट स्टार्ट करने से कोई सर्विस जो है वो यूज नहीं होती है ना। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपने कोई सर्वर तो स्टार्ट करते, बट सर्वर में आप करना क्या चाह रहे हो, आप कोई अपनी वेबसाइट होस्ट करना चाह रहे हो, या कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन चलाना चाह रहे हो, या फिर उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो है किसी भी और दूसरी सर्विसेज से
कनेक्ट करेगी और आपस में कम्युनिकेट करेंगे और हमारी एट द एंड ऑफ द डे एक वेबसाइट रन करेगी। सो वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप क्लाउड की सर्विसेज को यूज कर सकते हो। इज दैट मेक सेंस? Yes, right. So now, as I stated, I'm like इन क्लाउड बहुत सारी सर्विसेज हैं, और बहुत सारी सर्विसेज को अगर जो हम अभी हम जो डिस्कशन करेंगे, मोस्टली द थिंग्स आर रिलेटेड टू द एप्लीकेशंस या आईटी से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उनको हम डिस्कशन करेंगे। एंड दे आर मोस्टली कवर इन एडब्ल्यूएस सोल्यूशन आर्किटेक्ट या फिर एज्योर आर्किटेक्चर पीस या फिर जीसीपी क्लाउड सिक्योरिटी, मतलब क्लाउड इंजीनियर करके एक है। तो उसमें ये बेसिक्स जितनी भी सर्विसेज हैं जो आपको एक एप्लीकेशन होस्ट करनी है उनको, मतलब एक एप्लीकेशन होस्ट करने के लिए जितनी एप्लीकेशंस या सर्विसेज चाहिए वो आपकी इन तीनों कोर्सेज में कवर हो जाती हैं, और मोस्टली हम वही डिस्कशन करेंगे। वी पीपल आर फ्रॉम सिक्योरिटी, सो हम मोस्टली सिक्योरिटी की चीज़ें कवर करते हैं, बट यू कैन ओनली डू द सिक्योरिटी जब आपको इन सारी सर्विसेज के बारे में पता हो। तो वी विल फर्स्ट डिस्कस की सर्वर क्या होता है, सर्वर का हम यूज क्यों करते हैं, सर्वर को कैसे स्पिन अप करते हैं क्लाउड के अंदर, चाहे वो AWS हो या Azure हो या फिर GCP हो। सर्वर के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है, सिक्योरिटी ग्रुप क्या होते हैं, फायरवॉल्स कैसे कैसे काम करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम होता है, उसकी हार्डनिंग कैसे करते हैं। फिर हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि इसको सिक्योर कैसे करते हैं, इसमें एंटीवायरस कैसे डालते हैं, EDR कैसे डालते हैं, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट कैसे डालते हैं, है ना, इंस्पेक्टर टूल को कैसे यूज करते हैं, फिर इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं सेम टूल के साथ, फिर इसके अंदर यूज केस कैसे बनाते हैं कि अगर किसी ने अटैक कर लिया तो कि हमें तुरंत एक अलर्ट मिल जाए और हम उसके ऊपर उस मशीन को फोरेंसिक में डाल दें और वी कैन फाइंड इट आउट कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इनसाइड योर मशीन। सो दिस इज व्हाट इज आवर अप्रोच, इट विल टेक टाइम, और हम एक एक सर्विसेज को थोड़ा आराम आराम से करेंगे। whenever we talk about these services, हम इनको थोड़े से ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। so 6-7 ग्रुप्स। one is like your identity and access management, so there we will talk about कि यूजर्स क्या हैं, ग्रुप्स क्या हैं, रोल्स क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटी टाइप क्या है। अगर आपकी ऑलरेडी एक ऑन प्रीम पे AD है, एक्टिव डायरेक्टरी है, तो उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं AWS के साथ। फेडरेटेड आइडेंटिटी क्या होती है, SSO क्या होते हैं, है ना, रोल्स को कैसे एज्यूम करते हैं, या फिर अगर हमारे पास एज्योर के अंदर यूजर्स हैं उनको AWS में कैसे सिंकअप करते हैं, या जो GCP के अंदर यूजर्स हैं उनको एज्योर के अंदर कैसे सिंकअप करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। फिर उसका सिक्योरिटी की ग्रैनुलर परमिशंस हम उनको कैसे देते हैं, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, उनके सिक्योरिटी की बातें करते हैं, हाइजीन रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। And then second thing we will talk about compute. So compute, I mean, like we will start from monolithic applications जहाँ पे आपके you all know mainframe applications है ना, which are tightly coupled होती हैं. So we will start from mainframe, then we will talk about server based applications है ना, host and server based applications. Then we will talk about container, then we will talk about the serverless, your Lambda or functions in the cloud. We will also talk about then data storage की S3 EBS ये क्या क्या है, फिर इनको सिक्योर कैसे करते हैं यूजिंग कीज, डाटा इन ट्रांजिट और डाटा एट रेस्ट, या फिर क्लाइंट एनक्रिप्शन से, क्लाइंट साइड एनक्रिप्शन या सर्वर साइड एनक्रिप्शन से, या डाटा एट रेस्ट को कैसे हम सिक्योर करते हैं, है ना, स्टोरेज को कैसे लाइफ साइकिल में डालते हैं। एंड देन अकॉर्डिंगली नेटवर्किंग सर्विसेज, नेटवर्किंग के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या क्या सर्विसेज होती हैं, why we need I mean, like what is the difference between a native firewall which is provided by AWS और Azure firewall और AWS network firewall, या फिर security group, या फिर NACL, या फिर हमें Palo Alto की जरूरत क्यों है, या फिर checkpoint की requirement क्यों है। So this we will discuss each and every topic starting from identity and access management, and we'll move on to the monitoring and logging. So monitoring and logging में कि हर एक सर्विसेज के logs को हम कैसे enable करते हैं, और फिर उन logs को enable करने की जरूरत क्या है ना, फिर उसको CM के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं, बीट योर स्प्लंक, क्यूरेडार, एज्योर सेंटिनल, RSA नेट विटनेस, है ना। और उसके अंदर जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक्चुअली हम अचीव क्या करना चाह रहे हैं, सो किस किस तरह के हम यूज केस उसके अंदर डेवलप करते हैं,
जब यूज केस डेवलप हो जाएंगे तो हम अलर्ट्स कैसे आएंगे उसके अंदर, और अलर्ट्स आएंगे तो हम उसको इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, और इन्वेस्टिगेट करेंगे तो उसका एंड रेजोल्यूशन क्या निकलने वाला है. दिस इज व्हाट वी विल discuss when we will move, on and on. So that's the target. Now, today's topic, it's all about identity and access management. So let me share my screen. One second. So there is a person called फैजल खान, है ना. सो फैजल एक बंदा है, अगर आप ecom.in एक वेबसाइट है, अगर आप उसके ऊपर जाओगे तो वो एक बहुत अच्छे सेशंस देते हैं. हालांकि वो चार्जेबल है. तो आई स्टार्टेड विद फैजल खान. उनका एक रिकॉर्डेड कोर्स मैंने लिया था. द वे मतलब वो पढ़ाते हैं, या द वे की उनकी एक्सप्लेनेशन है, दैट इज़ वेरी इजी, और वो बहुत मीनिंगफुल रहती है. तो अगर आप किसी को रेफर भी करना है तो आप और आप स्टार्टर हैं तो आप उनको देख सकते हैं. होप यू ऑल आर एबल टू सी माय स्क्रीन. Yes. Yes. Visible. अच्छा, Yes. Yes. ठीक है. It's visible now. ठीक है, विजिबल है तो ठीक है. तो दैट्स द एजेंडा, है ना, कि सिक्योरिटी ऑन AWS क्या है, दैट्स द बेसिक्स, बट मोस्टली विल कवर आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट पार्ट. दिस ऑल थिंग्स इज द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स, बट आज के दिन में पॉसिबल नहीं है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के हम 1 या 1.5 घंटे में कर पाए, बट हम कुछ पार्ट आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट का कवर करेंगे. बट बिफोर दैट शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल, है ना, जो सभी को पता होना चाहिए कि दिस इज मोर अराउंड द सिक्योरिटी. शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब भी आप कोई सर्विसेज को लॉन्च करते हो, एट द एंड ऑफ द डे क्लाउड में आप क्या करोगे, किसी न किसी सर्विसेज को यूटिलाइज करोगे. अभी वो सर्विस यूटिलाइज क्यों करोगे, कोई ना कोई आपके एप्लीकेशन होस्ट कर रहे होगे ना, या कोई भी एप्लीकेशन आपको चलाना है. वो एप्लीकेशन क्यों चलाना है, वो किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी. करेक्ट. अभी वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है तो आप कस्टमर को ये तो बता दोगे कि आप सर्विसेज लॉन्च कर रहे हो, बट आपको कस्टमर को ये भी बताना जरूरी है कि there are certain things which are managed by the cloud service provider, कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाउड सर्विस लेते हैं, और कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है, खुद के पास है, जिसको हमें इंश्योर करना है. क्लाउड में मूव करने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ क्लाउड वाले ही करेंगे, या सब कुछ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी AWS, Azure या GCP वालों की है. देखिए अभी भी क्लाउड, क्लाउड बूम पे, आज के टाइम पे एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर क्लाउड क्लाउड क्लाउड, सबको माइग्रेट करना है क्लाउड में. बट अभी भी यूरोपियन जो कस्टमर्स हैं या US बेस्ड कस्टमर है, दे डोंट वांट टू अडॉप्ट क्लाउड. इट्स नॉट लाइक कि वो अडॉप्ट नहीं करे, दुनिया भर के कस्टमर यूरोप के क्लाउड पे जा रहे हैं, बट देयर इज स्टिल समथिंग इन देयर माइंड कि अगर क्लाउड पे अगर डाटा गया, सो दैट इज नाउ कंप्लीटली विद AWS एंड Azure, है ना. वी विल नॉट बी हैविंग एनी कंट्रोल, और कल को वो हमारे डाटा को यूज कर सकते हैं, अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना. देन व्हाट वी विल बी डूइंग इट. सो अभी भी वो एक मोनोपोली दिमाग में चलती रहती है, एंड दैट इज ट्रू ऑल्सो. So, as a cloud engineer, that is your responsibility to clearly state कि what is your responsibility and what is the cloud person responsibility, है ना, cloud service provider responsibility, वो आपको बिल्कुल क्लियर होना जरूरी है. तो आपको बताना भी बहुत जरूरी है कि एक हार्डवेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक AWS वालों की, बट उसके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पैच अगर आपको इम्प्लीमेंट करने हैं, या भी जो भी आप डाटा रखोगे उसको एनक्रिप्ट करना नहीं करना, दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी. Okay, so that comes under the shared responsibility model. Shared responsibility मतलब कुछ उसकी कुछ हमारी, बट मोस्टली काम AWS वाले करते हैं. मोस्टली आई मीन लाइक कि हैवी लिफ्ट का मतलब कि वो डाटा सेंटर को बनाना, डाटा सेंटर की सिक्योरिटी करना, है ना, और हाइपर वाइजर लेयर की सिक्योरिटी करना, या फिर जिस हार्डवेयर पे वो हाइपरवाइजर डिप्लॉय कर रहे हैं, या रैक वैक, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, AWS वालों की है. उसके ऊपर जितना भी सामान लगेगा वो आपको आपकी मैनेजमेंट में आएगा. जब हम AWS वाले की बात करते हो तो AWS क्या करता है, वो फैसिलिटी, डाटा सेंटर कहाँ है उसकी हेडेक उसकी है, फिजिकल सिक्योरिटी उन्हीं बंदों की है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हीं बंदों का है, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की आपस में कोई रैक कनेक्टेड है
है ना, हाइपरवाइजर कनेक्टेड है या हार्डवेयर आपस में कनेक्टेड, दैट इज अगेन द रेस्पॉन्सिबिलिटी। वर्चुअलाइजेशन उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हार्डवेयर को चेंज करना है ना, कोई हार्डवेयर पुराना हो गया, दैट्स अ बिग हेडेक, सो दैट इज अगेन द रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। परंतु जब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है, दैट इज योर चॉइस। और उस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या बग हो सकते हैं, दैट इज नॉट एडब्ल्यूएस रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। अभी भी अगर आप लोगों को पता हो, थोड़े दिन पहले एक न्यूज आई थी कि एक बंदे ने ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 10 आई थिंक सो, उसमें एक बग निकाला है कि यू कैन स्टिल डू द आरडीपी, और उसको 22 लाख इनाम दिए, है ना, कुछ ऐसे न्यूज आई थी। और फिर माइक्रोसॉफ्ट ने वो बग फिक्स किया। सो दैट इज नॉट एडब्ल्यूएस हेडेक, दैट इज योर्स। पैच इंप्लीमेंट करना, कौन सा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आप सेलेक्ट कर रहे हो, लाइनेक्स, उबुंटू, फ्री वाला, रेड हैट, दैट इज ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट्स अ बिग थिंग। इट्स नॉट लाइक ये सब कुछ है, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। उसके ऊपर आप कैसे उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हो, है ना, कि सिक्योरिटी ग्रुप कौन कौन उसको, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकता है, किस किस को आप परमिशंस देते हो, कौन कौन उस अकाउंट के अंदर लॉग इन कर सकता है, ठीक है। और नेटवर्किंग आप उसकी किस तरह से इस्तेमाल करते हो, कि आप या तो चाहो तो ओपन कर सकते हो टुवर्ड्स द इंटरनेट 0.0.0.0, या आप कह सकते हो केवल यही बंदा एक्सेस करेगा। सो दैट्स अप टू यू, आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हो, कि उस सर्विस को कैसे यूज कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि इसको करने से हम ये नहीं कह सकते कि योर एनवायरनमेंट इज सिक्योर, है ना, केवल ये लेफ्ट हैंड साइड से। अगर राइट हैंड साइड का हर एक कंपोनेंट ढंग से अगर आपने बिल्ड नहीं किया, एक एक चीज को, चाहे वो नेटवर्किंग के सिक्योरिटी ग्रुप हो, या फिर आपका नेकल हो या एसीएल हो, या फिर आपका आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट हो, कि किस यूजर को कितनी परमिशन देनी है, उसमें से किसी भी चीज में कुछ भी गैप हुआ, तो मतलब फिर वो एक रिस्क है, एंड दैट्स ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। So that is nothing but a shared responsibility model. Now this is important, है ना, कि शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल में इन्होंने ये बता दिया कि कौन कौन सी चीज एडब्ल्यूएस वाले करेंगे। तो जितने भी रीजन्स, अवेलेबिलिटी जोन्स, एज लोकेशंस, हार्डवेयर, कंप्यूट, स्टोरेज, डेटाबेस, इनका हार्डवेयर पार्ट, और सॉफ्टवेयर हाइपरवाइजर, ये सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये ऑरेंज कलर में एडब्ल्यूएस वालों की है, ऑफ द क्लाउड। बट इन द क्लाउड, है ना, मतलब एक तो मोस्टली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, डाटा। सो डाटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट पार्ट, एनक्रिप्शंस, ये आपके एनक्रिप्शंस हो गए कि डाटा को आपने कैसे एनक्रिप्ट करके रखा हुआ है, अगर किसी को डाटा एक्सेस हो गया तो कैन ही रीड और नॉट रीड, दैट इज ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके ऊपर इंटीग्रिटी, नेटवर्किंग, दैट ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके पैचेस, फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन, एंटीवायरस डालना, ईडीआर डालना, vulnerability management डालना, that is all your responsibility when you are following infrastructure as a service, है ना। So this is all about when you are following infrastructure as a services. So this and this both are same, but when you go towards the platform as a service, PaaS, so PaaS में क्या होगा कि यहाँ तक की responsibility, कुछ पार्ट AWS के IAM का, एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्लेटफॉर्म, दिस इज अगेन मैनेज्ड बाय द AWS, तो आपको इसकी हेडेक नहीं लेनी है। बट अगेन the encryptions and the customer data and the firewall configuration, so firewall वो लगा के देंगे, बट firewall को किस किस को एक्सेस देना है, कैसे आप उसको डिजाइन करते हो, आप कौन कौन उसको लॉग इन कर सकता है, कौन कौन लॉग इन नहीं कर सकता है, आर यू मेकिंग इट टू अलाउ टू एवरीवन और रिस्ट्रिक्ट करो, दैट इज ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप कैसे उसको कॉन्फ़िगर कर रहे हो वो आपके ऊपर है, बट फायरवॉल वो लगा के देंगे। देन अगेन द कस्टमर आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट पार्ट, कि आपको किस किस को कितने कितने परमिशंस दे रहे हो। So this is a small thing, but that's a big thing. So that comes under your responsibility. But अगर कोई पूछेगा कि भाई एंटीवायरस डालना है, that is your responsibility or not in platform as a service. तो because operating system is managed by the AWS, orange color में, right? तो एंटीवायरस, EDR, vulnerability management, hardening, CIS को follow करना नहीं करना, that is all AWS responsibility. Correct. तो आपको एंटीवायरस इसमें नहीं डालना है। Now, last but not the least, your SaaS. So SaaS is nothing but your software as a service, है ना। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या करना है, वो एनक्रिप्शन वाला, सर्वर साइड एनक्रिप्शन वाला भी पार्ट जो है वो क्या कहते हैं इसको,
कोई भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर वो लेके चलेगा। बट क्लाइंट साइड एनक्रिप्शन ये क्या होता है, कैसे हम इसको एनक्रिप्ट करते हैं? पहले हम एनक्रिप्ट करते हैं डाटा को, फिर क्लाउड वालों को भेजते हैं। दैट इज अगेन विद द कस्टमर, है ना? एंड देन द विजय आइडेंटिटी। विजय सॉरी टू इंटरप्ट यू, थोड़ा स्क्रीन आप बढ़ा दोगे तो जूम करेंगे मैक्सिमाइज, क्योंकि फॉन्ट दिख नहीं रहा प्रॉपर। अच्छा, इसमें आप तो अपनी स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर लोगे ना, उससे भी काम चल जाएगा। यार मैं तो किया हुआ हूँ अपने साइड पे तो। अच्छा ठीक है, तो इट्स ओके, अभी दिख रहा है ना? यार इससे बड़ा तो नहीं होगा ठीक मेरे है, हिसाब ठीक से ना। ठीक है, ओके। ओके, तो नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग इन सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की, इसके अंदर क्या है कि जो एनक्रिप्शन वाला कुछ पार्ट है वो भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर करके चलते हैं, चाहे AWS हो, Azure, और इवन दो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट कंप्लीटली इज मैनेज्ड बाय द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर इटसेल्फ। हमें कितना काम करना है कि एक तो एनक्रिप्शन, डाटा इंटीग्रिटी, और जो हमारा डाटा है उसको सिक्योर करना है। बाकी की हेडेक सारी किसकी? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की है। But is it good or bad? I mean, like whenever we move from IaaS to PaaS to SaaS, because security हमारी वो security की headache हमारी कम होती जाती है। So what do you suggest? I mean, like, is it better to go with better to use PaaS or SaaS service rather than IaaS, or is it bad? सबका अपना अपना अलग अलग बेनिफिट है, लेकिन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस लेते हो तो सिक्योरिटी कंट्रोल्स आपके हाथों में होगी, कस्टमर मैक्सिमम, तो वो आपके लिए बेटर है। यहाँ पे सारा अगर आप SaaS यूज करते हो तो दैट मीन्स आपने मोस्टली केवल आप एप्लीकेशन एज ए यूजर एप्लीकेशन ही यूज कर रहे हो, ना तो आपके हाथ में सिक्योरिटी है, ना तो IAM एक्सेस, कुछ भी एक्सेस आपका, आपकी हेडेक नहीं होगी। बट मोस्टली सबसे ज़्यादा SaaS सर्विस ही यूज की जाती है। तो मतलब ये एक अच्छी बात है कि अगर हम PaaS या SaaS सर्विसेज को यूज करें, ज्यादा से ज्यादा IaaS को यूज ना करें, है ना? इससे डिपेंड करता है, इट्स ऑल डिपेंड। एंटरप्राइज के अंदर आप देखेंगे तो मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस लोग यूज करते हैं। आपका SaaS का तो यूटिलाइजेशन वेरी कम, बहुत कम ही होता है। जैसे सेल्सफोर्स हो गया या CRM एप्लीकेशंस है, वही SaaS होता है। अदरवाइज रेस्ट ऑल एप्लीकेशन लाइक कोर एप्लीकेशंस आर टिपिकली बीइंग यूज्ड एज IaaS वाले मॉडल पे ही होता है। डिपेंड करता है आपका यूटिलाइजेशन क्या है, आपका यूज क्या है, वो यूज केस क्या है, उस पर डिसाइड करते हैं कि ये PaaS जाएगा, IaaS होगा या आपका SaaS होगा। हाँ हाँ, बट मान लो कि एक DB है मेरे पास, एक मेरा डेटाबेस है। उस डेटाबेस को मैं चाहूँ तो एक सर्वर के ऊपर भी डेटाबेस चला सकता हूँ, करेक्ट। है ना? इसी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। और मैं चाहूँ तो एक PaaS कंपोनेंट ले लूँ जिसमें सारी की सारी हेडेक जो है वो क्लाउड वाले लें, मेरे को उसके ऊपर उसका सॉफ्टवेयर वो DB सब रेडी करके दे, और मैं केवल उसके अंदर डाटा इंस्टॉल करूँ। तो EC2 पे डेटाबेस बनाना वो मेरे लिए मतलब सही है क्या? जो ये क्लाउड वाले PaaS के रूप में मेरे को DB देते हैं वो सही है? सर ये कुछ राइट एंड रॉन्ग आप नहीं बोल सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट। अभी ये बहुत सारे लोग कंट्रोल लेना नहीं चाहते, और क्या इन केस नहीं दे नहीं, वांट कि हाँ कस्टमर की रिक्वायरमेंट तो आप सजेस्ट करोगे ना, कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा क्लाउड इंजीनियर आपको सजेस्ट करना है कि वो कहेंगे कि मैं EC2 पे डेटाबेस बनाऊं कि मैं एक PaaS सर्विस लूं डेटाबेस की, सर थोड़ा SQL सा की, मान लो अब कोई। मुझसे पूछो तो मेरे लिए सर फुली मैनेज सर्विस है, दैट विल बी मच बेटर फॉर मी, बिकॉज वहाँ हेडेक मेरा हाँ कम होगा एंड इज 100% बीइंग मैनेज्ड बाय CSP। तो फॉर हाँ मी, जी, और आप देखेंगे तो मुझे PaaS ज्यादा अच्छा लगेगा एज कम्पेयर टू इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। हाँ, ओके, बिकॉज हेडेक कम हो रही है ना? मैनेजमेंट है आपका, ऑपरेशन की भी करना है, प्रॉब्लम नहीं है पैच सर। आपको नहीं करनी है। करेक्ट, एंटायर आपका जो करेक्ट। ओनरशिप डाटा का ही आपको है, बाकी रेस्ट ऑल एक्टिविटीज बीइंग डन बाय CSP।
for you. Absolutely. Yeah, that's correct. I mean, like that is one of the thing people usually think of, है ना, कि मेरी हेडेक कम हो रही है. किसी ने बोला कि ऑपरेशंस पर्सपेक्टिव से ऑपरेशंस की हेडेक कम हो जाती है. बिल्कुल सही बात है कि ऑपरेशन की भी हेडेक कम हो जाती है, बट क्या वो सही है? देखो, इसके भी हर एक चीज के सही और गलत दोनों ही फायदे, मतलब फायदे भी हैं और नुकसान भी है. क्लाउड में आने के बहुत सारे फायदे हुए हैं क्योंकि हेडेक कम होगी, बट क्लाउड में आने के नुकसान भी हुए हैं क्योंकि कंट्रोल छिन गए हैं, है ना. तो अगर मैं कहूँ कि जब मैं एक डेटाबेस को EC2 पे बनाता हूँ तो मेरे पास सारी कंट्रोल्स मेरे पास है कि मैं कौन से EC2 पे बना रहा हूँ, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे बना रहा हूँ, कैसे कैसे मैं उसको बना रहा हूँ, कैसे कैसे मैं उसको एनक्रिप्ट कर रहा हूँ, कौन सा वर्जन मैंने इंस्टॉल किया है ना. तो सारा कंट्रोल मेरे पास रहता है. बट जैसे मैं सैस पे मतलब पैस पे जाता हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है. हो सकता है वो कंटेनर पे चल रहा हो सकता है वो सर्वरलेस पे चल रहा हो, और मेरे को पता नहीं उसकी सिक्योरिटी कैसी, और मुझे ये भी नहीं पता वो कैसे यूज होगा. तो दोनों ही चीजें होती हैं, उसके फायदे भी होते हैं और नुकसान पे भी होते हैं. बट जैसे जैसे हम IaaS से पैस या सैस की तरफ जा रहे हैं, ऑब्वियसली हमारी हेडेक और ऑपरेशंस प्रोस्पेक्ट ऑपरेशनल हेडेक कम होती जा रही है, बट हमारे कंट्रोल्स छिनते जा रहे हैं. वी आर नॉट हैविंग एनी कंट्रोल कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है. एंड स्टिल पीपल आर, आई मीन लाइक, देयर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशन जो अभी भी जो है अपने प्राइवेट डाटा सेंटर्स या मैं कहूँ कि EC2 के ऊपर एक डेटाबेस बना के रन करती है. मेक सेंस? तो ऐसा होता है. कूल. सो दैट वाज समथिंग रिलेटेड टू IaaS, PaaS एंड SaaS. जब भी कोई क्लाउड शुरू करते हैं तो ये एक टॉपिक हमेशा ही आता है. बट एक चीज का ध्यान रखना है कि पैस के अंदर आप ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हाथ में नहीं है ना सैस, तो आप एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, है ना. तो कोई पूछे कि एंटीवायरस कैसे इंस्टॉल करना है तो वो पॉसिबल नहीं है. बट दिस इज आवर मेन टॉपिक एंड दिस इज द की फॉर एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट पार्ट. सी, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट किसी भी कंपनी के लिए कोर कॉन्सेप्ट है. सबसे पहला कोई काम होता है तो क्या होता है कि उसकी यूजर डिटेल बनाना. तो कोई भी बंदा ज्वाइन करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, सबसे पहला काम क्या करता है, मेरी आइडेंटिटी बना के दो. जब तक वो शुरू नहीं होगा तो आगे काम शुरू नहीं होते हैं. हम कहते हैं कई बार कि हम इस टूल के एक्सेस बना दो, तो टूल के एक्सेस जब तक बनेंगे नहीं तब तक आप किसी और के साथ स्क्रीन शेयरिंग में सिर्फ देख सकते हो. बट उन टूल के एक्सेस बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं. और वो प्रोसेस क्यों है? ताकि ये आइडेंटिफाई कर लिया जाए कि जो जितने भी अकाउंट्स बन रहे हैं वो जेन्युइन अकाउंट्स हैं. उन प्रोसेस का होना बहुत जरूरी है. अगर मैं कहूँ कि कोई भी एक नया एम्प्लॉय ज्वाइन किया किसी भी कंपनी में, तो ऐसा थोड़ी ना हो कि उसकी आईडी इमीडिएटली क्रिएट हो जाएगी टूल्स पे. पहले उसका एक ईमेल आईडी क्रिएट होती है, फिर उसके बाकी सर्विसेज के एक्सेस क्रिएट होते हैं, और ईमेल आईडी क्रिएट होने के लिए भी पहले बहुत सारी चीज़ें चेक की जाती है, डिटेल्स ली जाती है, पर्सनल डिटेल्स ली जाती है ना, सिग्नेचर्स वगैरह लिए जाते हैं, फोटो वोटो ली जाती है, कंफर्मेशन दिया जाता है, फिर एक वो आईडी क्रिएट होती है, और फिर बाकी टूल्स के एक्सेस का प्रोसेस वहाँ से शुरू होता है. फिर बाकी टूल्स के प्रोसेस में भी कि उसको कितना एक्सेस देना है. बट वी विल टॉक अबाउट दोज एक्सेस एंड आइडेंटिटी लिटिल लेटर. बट दैट्स द फर्स्ट स्टेप फॉर एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट को बना के चलना. नाउ this IAM includes three words, है ना. One is identity, one is access, and third is the management. Identity is altogether a different thing. Access is altogether a different thing, and management is altogether a different thing. So what is IAM? So IAM, first of all, it is service in AWS. क्या काम करती है वो? आइडेंटिटी और उनके एक्सेस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होती है. अब आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी इज समथिंग लाइक योर पहचान, कि who you are. That could be a user, that could be a group, that could be a role as well. So we'll talk about these users, groups and roles, but who you are and then what level of access you are having, that is called access. Or what level of permissions you are having, that is called your access part. And how we are going to manage all those things using the IAM service.
वॉल आर दी यूजर्स अवेलेबल, ग्रुप्स अवेलेबल, रोल्स अवेलेबल और उनकी क्या क्या परमिशन है, ये सारे के सारे हम IAM सर्विस के अंदर उनको हम यूटिलाइज मतलब मैनेज करेंगे। तो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि वो सबसे पहला स्टेप है, क्योंकि उसी के साथ सारे प्रोसेस शुरू होते हैं। किसके लिए? जो भी हम जिस भी काम को कर रहे हैं। बट यही सारी चीज एक अटैकर प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत सारे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अटैकर भी सबसे पहले किसी चीज को सिलेक्ट करता है, आइडेंटिटी को, है ना। अगर आइडेंटिटी मिल जाए किसी बंदे के, यूजर नेम पासवर्ड मिल जाए तो उसका काम चल जाता है। उसकी जॉब भी किस पे डिपेंड करती है? आइडेंटिटी एक्सेस करने पे। तो आइडेंटिटी एक्सेस करने के लिए वो क्या कहते हैं, रैंडम यूजर नेम ट्राई करते हैं। यूजर नेम तो गैस करना इजी है ना। और फिर पासवर्ड गैस करते हैं, तो पासवर्ड गैस करना भी इजी है। आज के टाइम में फॉरगेट पासवर्ड वाला ऑप्शन आता है। तो और अगर नहीं भी किए तो हमारे पास आज के टाइम में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिससे हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके वो कर लेते हैं, पासवर्ड चला लेते हैं। या फिर अदरवाइज मोस्टली व्यू ऑन लो की पासवर्ड क्या रखते हैं, है ना। वो तो गैस करना, वो उनकी एक बहुत सारी लिस्ट अवेलेबल गूगल पे भी होती है कि 7-8 लाख पासवर्ड आपको इसलिए मिल जाएंगे। उसमें आपका एयरटेल@123 भी है, कभी आप देखोगे ना वो लिस्ट के अंदर, या एक्सेंजर@123 भी अवेलेबल है। तो ये तो वो एकदम से वो पुश करके वो ट्राई करके देख लो, या फिर फॉरगेट पासवर्ड करके देख लो, तो वो आराम से हो जाता है। तो अटैकर के लिए भी एक बहुत जो पहला टारगेट होता है वो क्या होता है? आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट को ब्रीच करना, एंड दैट इज नथिंग कॉल्ड योर ब्रूट फोर्स, है ना, कि आइडेंटिटी को लेना। बट जितना अटैकर के लिए मुश्किल होगा, समझ लो जितना मुश्किल उसके लिए बनाना, उतना ही आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट में जो आइडेंटिटी बनाएगा उसके लिए वो काम होता होगा, या सिक्योरिटी वालों के लिए काम होता होगा। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। हाँ, ओके। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है कि आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट को सही से कॉन्फ़िगर करना। और सही से कॉन्फ़िगर तभी कर सकते हैं तब हमें ये पता हो कि आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट कॉन्फ़िगर करते कैसे हैं, उसको यूज कैसे करते हैं। गिव मी 1 मिनट। हाँ, कमिंग बैक। Okay, I'm back. Sorry for the interruption. Okay, so we were talking about identity. So identity क्या है? Identity is something कि आपको इसके अंदर कैसे, ठीक है। तो वेयर वी वर आइडेंटिटी पे। So in the identity, identity there are 3 types, especially in AWS. One is
One is your users. Users is like all this जितने भी सारे लोग जिनको AWS का एक्सेस लेना है, वो सारे के सारे यूजर्स क्या होंगे, आइडेंटिटी होंगे। दूसरा एक और भी ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं ग्रुप्स, है ना, कि हम बहुत सारे ग्रुप्स बना देते हैं, एक IT वालों का, एक HR वालों का और बाकी डेवलपर वालों का। तो दैट इज अगेन वन आइडेंटिटी कि बंदा किस ग्रुप से बिलोंग करता है। एक और आइडेंटिटी है रोल्स, एंड दैट इज अ सिक्योर आइडेंटिटी। we'll talk about why it is called secure in a later, I mean, like when we will cover rest of the things. That is also an identity. उसमें आपको क्या करना है, एक रोल बनाना है और you can assume that role, और फिर आप जो जो आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है वो आप एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। बट जब हम कहते हैं कि एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, परमिशंस। सो दिस परमिशंस विल कम फ्रॉम द पॉलिसीज। एंड व्हाट आर दिस पॉलिसीज? पॉलिसीज आर नथिंग बट जितनी भी सर्विसेज हैं उन सर्विसेज को मतलब उन सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए, या मतलब उनमें क्या क्या काम हमें करना है, कि जैसे किसी सर्वर को क्रिएट करना है तो क्रिएट एक परमिशन होगी, किसी सर्वर को डिलीट करना है तो डिलीट एक परमिशन होगी, किसी सर्वर को किसी अकाउंट में जाके सर्वर्स देखने हैं तो रीड एक परमिशन हो गया। और इन सारी परमिशंस को कंबाइन करके हम किस में डाल देते हैं, एक पॉलिसी में डाल देते हैं। तो अगर किसी एक यूजर के पास मेरे को 3 परमिशंस डालनी है कि वो EC2 को रीड कर पाए या डिलीट कर पाए या फिर एक स्टार्ट कर पाए, तो मेरे को क्या करना है, 3 परमिशंस उठाऊंगा, एक पॉलिसी में डाल के उसके साथ अटैच कर दूंगा। 3 काम कर पाएंगे, बाकी के सारे काम वो नहीं कर पाएगा, बट ये 3 काम वो कर पाएगा। So this is called your policies. So whenever we see this user's identity and then this access part, this is divided into authentication as well as in authorization, है ना। तो authenticate कौन होते हैं? Authentication is something कि फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट एन आइडेंटिटी, और फिर अगर आपने सही से डिटेल डाली, अगर आपने एक यूजर बनाया और उस यूजर के सही से यूजर नेम पासवर्ड डाला, सो इट इज ऑथेंटिकेटेड, राइट। सो दैट आइडेंटिटी इज जेन्युइन। और वो ऑथेंटिकेट हो गया तो मतलब वो आइडेंटिटी जेन्युइन। अगर वो ऑथेंटिकेट नहीं हुआ तो दैट आइडेंटिटी इज नॉट जेन्युइन। सो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ जेन्युइन एंड नॉन जेन्युइन इज कॉल्ड एज ऑथेंटिकेशन। और वो जो 3 परमिशन हमने लगाई है, दैट इज कॉल्ड योर ऑथराइजेशन, है ना, कि उसको क्या परमिशंस हैं। तो कोई एक आइडेंटिटी है, टेक एन एग्जांपल, विजय इज द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में अब 3 है, विजय इज अ यूजर, और एक यूजर के पास 3 परमिशंस हैं। तो सबसे पहले अगर मैंने अपना क्रेडेंशियल, मेरा जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो सही से डाला, सो आई एम ऑथेंटिकेट, आई एम ऑथेंटिक यूजर। फर्स्ट चीज वो ऑथेंटिकेशन डन हो गया। नाउ अगर मेरे को कोई डेटाबेस डिलीट करना है ना, तो और मैं गया डेटाबेस पर, मैं डिलीट नहीं कर पा रहा उसको, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू डू दैट, है ना। सो आई एम नॉट ए जेन्युइन ऑथराइजेशन परमिशंस। बट अगर मेरे को कोई सर्वर को डिलीट करना है और मैंने वो डिलीट कर दिया, बिकॉज दैट परमिशन इज विद मी, सो आई एम ऑथराइज्ड person to perform that particular action. So identity and access and then authentication and authorization, they correlate each other. इनको बनाना बहुत इजी है। तो अगर मैं सबसे पहले कोई काम करते हैं, तो अगर हम AWS कंसोल, अभी क्या है कि 3 जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, AWS, Azure और GCP, ये तीनों किसी कोर ग्रुप का मेंबर है ना। तो जैसे AWS किसका पार्ट है, Amazon का पार्ट है। पहले Amazon एक कंपनी होती थी, फिर उन्होंने एक सर्विस लॉन्च की, एक सब कंपनी लॉन्च की जिसको हम AWS बोलते हैं, Amazon वेब सर्विसेज। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी, उन्होंने एक सर्विस, मतलब एक कंपनी लॉन्च की एक सर्विस के नाम से, जिसको हम बोलते हैं Azure। सेम गूगल की कंपनी जिसको हम बोलते हैं GCP क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। दीज ऑल डिफरेंट एंटिटी विद इन द सेम कंपनी। तो जहाँ पे Amazon.com थी, उन्होंने क्या कर दिया, एक Amazon.com एक URL होता था। अगर आप उसी URL में अगर अपनी AWS ओपन करना चाहते हो कंसोल, तो आप क्या डालोगे, aws.amazon.com, है ना।
aws.amazon.com. तो ये क्या है, Amazon की एक एंटिटी है, एक जिसको हम AWS क्लाउड सर्विसेज के नाम से डाल रहे हैं। अभी Amazon के पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट है ना, ई-कॉमर्स वेबसाइट है, मेनली वही था पहले, वो था एक बुक वाला जिसमें वो लाइब्रेरी, वो क्या बोलते थे उसको, ऑनलाइन रीडिंग करने वाला जो होता था पहले, उससे वो स्टार्ट किया था। किंडल हाँ किंडल था, फिर Amazon, तो उन्होंने एक Amazon के साथ एक नया URL डाल दिया, aws.amazon.com. सो दिस इज द सर्विस फॉर क्लाउड। अब इसको लॉगिन करने के ऑप्शन है, अगर आप इसको साइन इन करना चाहते हो साइन इन कर सकते हो, और अपना AWS अकाउंट बनाना है तो आप AWS अकाउंट भी बना सकते हो। बनाने के लिए आपको क्रिएट करना है, वो 4-5 ऑप्शंस बोलेगा, उनको फिल करना है, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डालनी है और वो बन जाएगा। लेट मी साइन इन। Okay. Now, whenever I sign in, there are two options are coming. One is this root user account owner that perform tasks requiring unrestricted access, है ना, जिसपे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, that is called root user. और IAM user मतलब जो IAM का एक पार्ट है, user within an account that perform daily task, जिसको डेली टास्क परफॉर्म करने वो IAM यूजर होना चाहिए था। तो जितनी भी सर्विसेज होंगी ना AWS वालों की, वो उस नाम के साथ उसका एक डिस्क्रिप्शन देगी, और वो डिस्क्रिप्शन अपने आप में सब कुछ बता देगा। तो आप जब भी कोई सर्विस ट्राई करो तो उसके नीचे वाली चीज जरूर पढ़ लेना कि ये क्या है, रूट यूजर का मतलब क्या है। रूट यूजर के पास सब कुछ परमिशंस होंगी, और IAM यूजर के पास लिमिटेड परमिशंस होंगी। अभी मैंने रूट यूजर पे यहाँ पे क्लिक किया तो इन्होंने बोला कि रूट यूजर ईमेल आईडी डालो। अगर मैं IAM के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये पहले पूछेगा रूट यूजर अकाउंट आईडी डालो जो रूट यूजर का होगा, और फिर आपको IAM का यूजर नेम और पासवर्ड डालना होगा। बट लेट मी ट्राई विथ रूट यूजर, मतलब जो पहली बार अकाउंट लॉगिन कर रहे हैं। तो अभी देखो यहाँ पे क्या डाला इसने, एक ईमेल आईडी डाला है ना। आई क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक तो मैंने किया बट ये टाइम लग रहा है इसको नेक्स्ट में ना, ये हैंग हो गया। अभी जैसे मैंने क्लिक किया इसने एक ये एक कैप्चा शेयर किया ना, सिक्योरिटी चेक। अभी तो मैंने खाली यूजर नेम डाला है और अभी भी कैप्चा आ गया है, ऐसा क्यों? अगर मान लें कि पासवर्ड पे हम ट्राई करते तो बात अलग है, तो ऐसा क्यों आया कि खाली यूजर नेम डालने के बाद ही कैप्चा आ गया? दैट्स फॉर द सिक्योरिटी रीजंस, कि कोई बंदा सिर्फ यूजर नेम भी गैस कर सकता है और हो सकता है वो जेन्युइन यूजर ना हो। तो लोग क्या करते हैं, यूजर नेम गैस करके यूजर नेम और पासवर्ड ट्राई करते रहते हैं। अगर आप सेम यूजर नेम ट्राई करते रहोगे, टेक एन एग्जांपल, कोई सॉफ्टवेयर आपने उसको लगा के रखा है कि किसी का यूजर नेम गैस करना है, तो यूजर नेम जैसे ही डालेगा, नेक्स्ट क्लिक करेगा तो वो कैप्चा आएगा, है ना। तो यू कैन नॉट ट्राई द नेक्स्ट यूजर नेम टिल द टाइम आप ये कैप्चा नहीं डालोगे। और ये कैप्चा डालने के लिए अभी तक मतलब बदराल ऐसे कोई सॉफ्टवेयर बने नहीं कि आप उसको ऑटोमेटिकली रीड कर लो, क्योंकि ये इन्होंने क्या डाला हुआ है, फेडेड किया हुआ है। और कोई भी सॉफ्टवेयर जो है क्लीनली एक्सेस तो रीड तो कर सकता है पीडीएफ को, फेडली रीड करना अभी मुश्किल है। और ऊपर से ये लाइंस वगैरह डाली हुई हैं। और अभी तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के कैप्चा भी आने लग गए हैं ना, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, जिसमें आपको 3-4 ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ते हैं कि कार्ड्स कौन से हो, 3-4 ऑप्शन सेलेक्ट करो, या फिर जो किसी कोई पर्टिकुलर इमेज है उसको आप सही से सिलेक्ट करके डालो। सो वो किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए रीड करना टफ है। तो इसीलिए कि आपका जो है यूजर नेम भी गैस ना हो, ये वाला कैप्चा हर एक के अंदर इन्होंने डाला है। सो नाउ वी हैव टू पुट दिस पर्टिकुलर कैप्चा and then we will submit. So this confirm, okay, this username is done. Now you have to put your password. See, I put this password and then click on sign in, है ना। अभी अगर ये यूजर नेम किसी ने गैस किया ढंग से तो they can click on the forget password and then there will be certain details. अगर मालूम मैंने यूजर नेम गैस कर भी लिया और वो कैप्चा भी डाल दिया, then you can put this password again, है ना। बट अगर इवन पासवर्ड गलत डाला तो अगेन you have to put a captcha.
तो you cannot guess it again and again. But if I'll click on this sign in, तो ये मेरा console login हो गया. Is this the right way of doing it? किसी ने हो सकता है कि किसी का अलग और किसी ने बहुत इजी सा पासवर्ड डाल के रखा, जैसे कि इसी का airtel@123 है ना, इसी अकाउंट का जैसे है. अगर किसी ने वो डाल लिया तो पहली बार में लॉगिन हो गया. Mostly people can try this. So is this the right way of putting username and password? The answer is no. But what is the right way? We'll discuss that also. कि हम उसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं, और स्पेशली जब हम कह रहे हैं कि हमारे पास दो तरह के अकाउंट है, वन इज माय रूट अकाउंट और वन इज माय IAM यूजर. यू ऑल नो व्हाट इज रूट अकाउंट. रूट अकाउंट अनरिस्ट्रिक्टेड परमिशन, जिसके पास सारी की सारी परमिशंस है. ये रूट अकाउंट से कुछ भी कर सकते हैं. अगर मेरे पास 100 अकाउंट है तो मैं रूट अकाउंट से 100 अकाउंट भी डिलीट कर सकता हूँ ना. तो रूट अकाउंट को कैसे सिक्योर करते हैं, उसके लिए डिफरेंट सेट ऑफ परमिशंस हैं. IAM यूजर्स को कैसे सिक्योर करते हैं, देयर इज ऑल डिफरेंट सेट ऑफ परमिशंस. और ये सेट ऑफ परमिशंस देता कौन है? अगेन देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन है ना, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन एज लाइक योर CIS और NIST. वो बताती है अगर आप कोई रूट अकाउंट यूज कर रहे हो तो आपको ये सारे चेक्स को फॉलो करना जरूरी है. और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई ना कोई कंप्लायंस फॉलो करना जरूरी रहता है. कुछ भी नहीं तो CIS या NIST को तो फॉलो करना जरूरी है. ओके, सो ये फाल सर्च. अभी सर्विसेज कैसे हैं इसके अंदर देखो. दिस इज ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज है ना. ये मैंने अकाउंट लॉग इन किया, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, दिस ऑल आर माई सर्विसेज. यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कुछ भी. अब सर्विसेज में टाइप्स हैं. ऑल सर्विसेज में अगर आप देखोगे कंप्यूट इज वन ऑफ दिस टाइप ऑफ सर्विस. अभी कंप्यूट के अंदर बहुत तरह की सर्विसेज हैं, EC2, लैम्डा, बैच, बीनस्टॉक. विल टॉक अबाउट दोस लैम्डा, आई एम लाइक ऑल दिस थिंग्स. ओके, देन कंटेनर्स है एक सर्विस, फिर स्टोरेज एक सर्विस है, और डेवलपर, और इनके अंदर अलग अलग सर्विसेज है. जब हम आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इन्होंने एक सेक्शन दिया हुआ, दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस है ना. तो वो ये कहते हैं कि सिक्योरिटी वाले सारे सर्विसेज ये हैं, और उसके अंदर मेरे सबसे पहले सर्विस कौन सी है? IAM. अगर वो चाहते तो ये भी लिख सकते थे ना, A से शुरू हो रहा है या B से शुरू हो रहा है, तो A से शुरू होने वाला तो अमेजन में ऐसी था, वो यहाँ पे भी डाल सकते थे. बट उन्होंने IAM ही क्यों डाला? क्योंकि IAM इज द फर्स्ट सर्विस सिक्योरिटी में. ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे पहले सर्विसेज कौन सी है? आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट. तो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सिक्योरिटी की सर्विसेज, सिक्योरिटी बंदों को इसको हैंडल करना चाहिए, और उनको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए सर्विसेज की. मेरे को फिर वो इशू आया कि रिबूट लेगा ये। रिपोर्ट लेगा. ओके, रिपोर्ट का तो टाइम नहीं है हमारे पास. व्हाट वी कैन डू, क्योंकि तुम स्क्रीन शेयर करो अपनी. अच्छा, just give me a minute. Done. हाँ, इसमें आइडेंटिटी AWS लॉगिन करो, IAM पार्ट ओपन करो. बट ये वही वाला अकाउंट है ना जो ओके पर्सनल वाला. पर्सनल वाला। ठीक है.
ये 7 है, जी नहीं है, 7 वो भी गलत लिया उसने। Patch. अभी वही IAM ओपन करो। ओके, तो अभी नहीं, IAM का डैशबोर्ड, हाँ डैशबोर्ड पे क्लिक करो। इज दिस द डैशबोर्ड पे This क्लिक is the करो। dashboard. नहीं, पर वो पहले वाला स्क्रीन कौन सी आया था फिर? दोबारा से ओपन करना IAM यूजर्स तो ठीक है, वो डैशबोर्ड पे क्लिक करना दोबारा से। अभी रिसेंटली चेंजेस हुए हैं डैशबोर्ड पे। न्यू IAM डैशबोर्ड नहीं, दोबारा IAM ओपन करो। तो एक ऊपर ऑप्शन आ रहा था योगेश की अभी हमारा एक ओल्ड नया वाले पे आया, जाना था। ओल्ड वाले पे जाने की नहीं जाना, ऊपर करने दो। अभी तुमने वो क्लिक कर दिया, वो शायद चला गया। वो हटा दिया था मैंने। गलत किया ना, वो डैशबोर्ड अच्छा था क्योंकि मैंने उसमें एक आधी चीज देखा था तुम्हें ना। हट गया, अभी नहीं आएगा दोबारा। मतलब लॉग आउट करके फिर लॉग इन करना पड़ेगा, फिर आ जाएगा नहीं शायद। नहीं कोई बात नहीं, रहने दो। बट एनी हाउ आई मीन लाइक कि जितनी भी सर्विसेज हैं क्लाउड में, AWS की IAM हो गई या फिर EC2 हो गया या S3, हर एक का एक डैशबोर्ड होगा, हर एक की एक सर्विस डिस्क्रिप्शन होगा और हर एक का एक डैशबोर्ड होगा। कि डैशबोर्ड पे वो फ्रंट पे एक पूरा डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि ये सर्विसेज क्या है, कितने इसके अंदर के जो सर्विसेज है कंपोनेंट है वो यूज हो रहे हैं, और ये सर्विसेज कैसे कॉन्फ़िगर करके रखे हुए हैं। तो अगर IAM डैशबोर्ड पे आप देखोगे तो सबसे पहले इन्होंने क्या लिख रखा है, सिक्योरिटी रिकमेंडेशन, कि ये सिक्योरिटी की सर्विस हो, सिक्योरिटी रिकमेंडेशन सबसे पहले देता है। और क्या रिकमेंड कर रहा है कि ऐड MFA फॉर रूट यूजर, है ना, कि जो आपका रूट यूजर है उसके लिए MFA एनेबल करो। अभी MFA क्या है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोले तो कि एक तो हो गया आपका यूजर नेम और पासवर्ड डालना, है ना। तो यूजर नेम एंड पासवर्ड दैट इज योर सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगर आप वो एक ही फैक्टर, मतलब एक ही चीज को आपने फैक्टर किया, क्या, यूजर नेम एंड पासवर्ड। आप एक और फैक्टर लेके चल रहे हो कि अरे एक, अगर मेरे को किसी को ऑथेंटिक करना है, कोई यूजर ऑथेंटिक है, तो मेरे पास 2 फैक्टर एटलीस्ट हो उसी चीज के। तो 2 फैक्टर कैसे, कि एक तो आपका पासवर्ड जो आपको याद है या दूसरा कोई गैस कर सकता है ना, और दूसरा कि मेरे पास कोई ऐसी चीज हो जो सिर्फ मेरे ही पास हो, और मैं जब कुछ आए तो दूसरा फैक्टर ऐसा हो कि जो मेरे पास जो पर्टिकुलर चीज है उसमें से मैं वो देखूं और फिर मैं वो डालूं तो ही वो ऑथेंटिक हो, है ना। तो दैट इज नथिंग बट योर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सो मल्टी फैक्टर अगर आपको एक फैक्टर और लगाना है, फिर एक फैक्टर और लगाना, सो दैट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे डिफाइन करना चाहते हो। तो मल्टी फैक्टर की एक यूजर नेम पासवर्ड, और दूसरा कुड बी एनीथिंग कि आपने एक ऑथेंटिकेटर लगा लिया, आपका OTP आ गया फोन के ऊपर, और उस OTP के अंदर आपने OTP उठाया और उसके अंदर डाल दिया। अब OTP किसके पास आ सकता है, जिसके पास फोन हो, जिसके पास वो नंबर हो और जो फोन उसके ऊपर रजिस्टर्ड हो। ऐसा नहीं कि एक ही यूजर के 2 फोन रजिस्टर्ड हो सकते हैं, एक ही रजिस्टर्ड हो सकता है और उसी के ऊपर वो पासवर्ड आ सकता है। तो दैट इज अ मोर सिक्योर वे कि अगर किसी ने पासवर्ड गेस भी कर लिया तो वो OTP नहीं डाल सकता। अगर OTP भी गेस किया तो OTP की एक लिमिटेशन है कि वो एक कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक्सपायर हो जाती है। और किसी भी चीज को ना, कोई भी जब हम डिफाइन करते हैं कि OTP की ड्यूरेशन, कभी अगर आप बैंकिंग का देखोगे तो वो 5 मिनट की रहती है, अगर आप ऑफिस की जो ईमेल लॉगिन करते हो वो 15 मिनट की रहती है, किसी की 1 घंटे की रहती है, किसी की कम ड्यूरेशन की रहती है। तो उसके पीछे एक रीजन है ना। अभी आप SBI बैंक का देखोगे 8 डिजिट का OTP आता है, बाकी बैंक्स में 5 या 6 डिजिट्स के OTP आते हैं। उनकी परमुटेशन कॉम्बिनेशंस में सबसे ज्यादा तो कॉम्बिनेशन परमुटेशन किसकी होती है, या तो अल्फाबेटिक की या फिर न्यूमेरिक नंबर की। तो आपका कोई न्यूमेरिक नंबर 1 2 3 4 5 6 है ना, तो उसको 2 1 3 4 व्हाटएवर जो है, अभी न्यूमेरिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन करने के लिए
आपको दिमाग नहीं लगाना बैठ के, दीज आर डन बाय द सॉफ्टवेयर्स। बट जितनी देर में 5 डिजिट के नंबर परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, मतलब जितना, अगर 1 दिन चाहिए 2 दिन चाहिए, उसकी एक ड्यूरेशन मान के उनको 5 या 10-15 मिनट का ये OTP एक्सपायर रखा जाता है कि एक बार डाल दिया तो इट विल एक्सपायर इन 15 मिनट्स, ताकि कोई गेस ना कर पाए, कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन ना कर पाए और वो इतनी देर में एक्सपायर हो जाएगा। That is nothing but your second layer of authentication, 2-factor authentication। फिर आप 3-factor भी लगा सकते हो कि अगर आपने OTP डाला, फिर आप प्रोग्रामेटिकली ये भी डाल सकते हो कि मैं मेरे जो ATM का पिन है, OTP प्लस ATM का पिन वो डलेगा और तभी वो ऑथेंटिक होगा। That you can do. This is the 3-factor authentication. You can go with 4-factor authentication. You go with 5-factor authentication, and that's the word coming as multi-factor authentication, right? But it is important you should have 2-factor authentication at least। ठीक है, ओके। तो रूट यूजर का तो एटलीस्ट होना ही होना चाहिए, IAM यूजर का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। देन द नेक्स्ट पर्टिकुलर थिंग इन द डैशबोर्ड इटसेल्फ, ये दे के रखा हुआ है क्या कि रूट यूजर हैज नो एक्टिव केस, बट दिस विल टॉक अबाउट कि ये है क्या। फिर इसके अंदर कितने रिसोर्सेज हैं, इसके नीचे एक डैशबोर्ड में डाल के रखा कि भाई आपने 2 यूजर ग्रुप बना रखे हैं, 3 यूजर्स हैं, 30 रोल हैं, 11 पॉलिसीज हैं और एक आइडेंटिटी प्रोवाइडर है। अभी आइडेंटिटी प्रोवाइडर क्या है ये तो हम डिस्कशन करेंगे, बाकी यूजर्स, ग्रुप्स, रोल्स और पॉलिसीज मैंने आपको बता दिए हैं, करेक्ट है ना। बट इन यूजर्स को कैसे क्रिएट करते हैं, उनका सही तरीका क्या है क्रिएट करने का, वी विल डिस्कस। कि ग्रुप्स को सही तरीका क्या है क्रिएट करने का, वी विल डिस्कस। रोल्स को सही तरीके की परमिशन देने का क्या फॉर्मेट है, वी विल डिस्कस। और कितनी पॉलिसीज देनी चाहिए, कितनी पॉलिसीज नहीं देनी चाहिए, पॉलिसीज कैसे काम करते हैं, दैट इज आल्सो वी विल डिस्कस। बट देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग इज आल्सो देयर, व्हिच इज आइडेंटिटी प्रोवाइडर। व्हाट इज आइडेंटिटी प्रोवाइडर? इफ यू हैव हर्ड अबाउट कि अगर आपके कोई ऑन प्रीम एडी है ना, मोस्टली पीपल आर हैविंग ऑन प्रीम एडी, क्लाउड तो अभी आया है, और क्लाउड को भी एक्सेस करने के लिए आपको यूजर नेम पासवर्ड चाहिए। अभी क्लाउड में भी एक यूजर नेम पासवर्ड बनाना और ऑन प्रीम में भी यूजर नेम पासवर्ड बनाना, इट इज डिफिकल्ट। या हर एक एप्लीकेशन के लिए यूजर नेम पासवर्ड बनाना, इट इज लिटिल डिफिकल्ट। तो व्हाट एक्चुअली पीपल डू कि जो ऑन प्रीम की एडी है उसी के क्रेडेंशियल को यूज करके आप क्लाउड में एक्सेस कर लो। कि जैसे कोई एक्सेंचर एक कंपनी है ना, तो एक्सेंचर का कोई यूजर नेम पासवर्ड है जो आप एक्सेंचर की ईमेल आईडी या एयरटेल का ईमेल आईडी जो भी आप यूज करते हो या किसी भी कंपनी का ईमेल आईडी यूज करते हो, उन्हीं क्रेडेंशियल से आप जो है क्लाउड में भी लॉगिन कर लो, AWS में भी लॉगिन कर लो सेम क्रेडेंशियल से। यार एक सेकंड देना, मेरी बैटरी खत्म। तो दैट विल बी डन बाय योर आइडेंटिटी प्रोवाइडर। तो आइडेंटिटी प्रोवाइडर व्हाट इट एक्चुअली डज, वो आपके जो ऑन प्रीम की एडी है उसी को सिंक करके क्लाउड में आपको एक्सेस करने की परमिशंस देता है, एंड दैट वी कैन अचीव यूजिंग SAML और OAuth, that also we will discuss later on, but that is identity provider. Again there are some different kind of identity provider के, जैसे कि आपके पास Facebook का ऑलरेडी यूजर नेम पासवर्ड है, you don't want to create in AWS, है ना, और यू हैव गूगल की क्रेडेंशियल्स है आपके पास, गूगल का यूजर नेम पासवर्ड है, तो आपको AWS बनाने की जरूरत नहीं है। आप ये कह सकते हो कि गूगल से यूजर नेम पासवर्ड उठाए और मेरे को AWS में लॉगिन करके दे दे। तो ये जो प्रोसेस है ना कि ऑन प्रीम के क्रेडेंशियल को यूज किया और क्लाउड में लॉगिन करके दे दिया, या फिर फेसबुक के क्रेडेंशियल को यूज किया क्लाउड में लॉगिन करके दे दिया, दिस इज कॉल्ड फेडरेशन, है ना। और फेडरेटेड यूजर वो खुद के यूजर नहीं है, वो फेडरेटेड है, कहीं ना कहीं और से आए हुए हैं बट उनको लॉगिन करने की परमिशन से मिल गई है। तो वो फेडरेटेड यूजर कैसे कॉन्फ़िगर होते हैं इसके अंदर वी विल डिस्कस दैट, बट दैट इज डन बाय यूजिंग द आइडेंटिटी प्रोवाइडर। मेक सेंस? Okay, so these are the 5 things which are configured here. Now one important thing, we'll discuss one by one, but one important thing is the left hand side users, है ना, click on the users, but see अगर आप one second just one second before you will proceed, yeah same ठीक है। अगर आप देखोगे एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर, ये सारे एक्सेस मैनेजमेंट के तरीके हैं।
एक्सेस मैनेजमेंट का जो बार है उसके अंदर कुछ इन्होंने कॉलम दिए हुए हैं, यूजर ग्रुप्स, यूजर्स, रोल्स, पॉलिसी, आइडेंटिटी प्रोवाइडर एंड अकाउंट सेटिंग। तो इन्होंने यूजर ग्रुप को सबसे ऊपर रखा हुआ है। अब यूजर ग्रुप को सबसे ऊपर क्यों रखा हुआ है, इसका एक कारण है। ऐसे नहीं वो सबसे पहले यूजर्स को भी ऊपर रख सकते थे चाहते तो, है ना। इन्होंने कहा कि सबसे पहले अगर आप कुछ क्रिएट कर रहे हो तो यूजर ग्रुप्स को क्रिएट करो, क्योंकि हर एक यूजर किसी न किसी ग्रुप का पार्ट होना चाहिए। दिस इज द राइट वे ऑफ क्रिएटिंग द यूजर्स। और उसकी जो परमिशन है वो ग्रुप्स को देनी है, आपको यूजर्स को परमिशन नहीं देनी। अगर चाहे एक भी यूजर हो तो वो आपके ग्रुप का ही पार्ट होना चाहिए। उसके लिए आप एक ग्रुप बना दो, बट आप उसको ग्रुप में रखो। दैट इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट एंड दैट्स व्हाट दे आर मेकिंग इट, कि सबसे पहले उन्होंने यूजर ग्रुप को सबसे ऊपर रखा। तो कायदे से आपको सबसे पहले क्या क्रिएट करना चाहिए, यूजर ग्रुप। बट एज वी आर लर्निंग सो विल क्रिएट यूजर फर्स्ट एंड देन वी विल क्रिएट द यूजर ग्रुप, है ना, ताकि हमें आइडेंटिटी का क्लियर हो। तो क्लिक ऑन द यूजर्स, योगेश। Okay, and then click on the add users. Okay, now it is pretty simple कि यूजर नेम देना है कि आपकी आइडेंटिटी क्या रहेगी। आप दे दो कोई भी आइडेंटिटी, योगेश। यूजर नेम को आप कुछ भी डाल दो। हाँ, यूजर वन है ना, एग्जाम्पल के रूप में हमेशा ये डालते हैं हम लोग। तो अगर आप ऐड यूजर नेम में डालोगे तो यूजर वन डाल दे। अगर आप और भी बहुत सारे यूजर एक साथ क्रिएट करना चाह रहे हो तो आप ऐड अनदर यूजर एंड ऐड अनदर यूजर कर करके आप डाल सकते हो। नीचे एक बहुत अच्छी सी चीज डाल के रखी है, मतलब ये दूसरा यूजर फिर तीसरा यूजर आप डाल सकते हो। बट इसके नीचे एक बहुत अच्छी सी चीज डाली हुई है, सिलेक्ट एडब्ल्यूएस एक्सेस टाइप। इसने डाला है कि इसने ये नहीं लिखा कि सिलेक्ट एक्सेस टाइप, इसने लिखा कि सेलेक्ट एडब्ल्यूएस एक्सेस टाइप। यानी कि एडब्ल्यूएस को एक्सेस करने की इन्होंने दो तरीके दिए हुए हैं, एक एक्सेस की, दूसरा प्रोग्रामेटिक एक्सेस और एक मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस। अभी प्रोग्रामेटिक एक्सेस क्या है कि अगर आप कमांड लाइन से कुछ एक्सेस करना चाह रहे हो, या प्रोग्रामेटिकली किसी चीज को एक्सेस करना चाह रहे हो, या आप टेराफॉर्म से किसी चीज को एक्सेस करना चाह रहे हो, या आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की से आपको कोई एक्सेस करना चाह रहे हो, कोई भी डेवलपमेंट टूल है आप उसको एक्सेस करना चाह रहे हो, तो आप उसके लिए प्रोग्रामेटिक एक्सेस ले सकते हो, मोस्टली डेवलपर या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवऑप्स गाइस। अगर आपको इस कंसोल जीयूआई के अच्छे लुक का वो मजा लेना है तो देन यू हैव टू क्रिएट एडब्ल्यूएस मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस। और दोनों की परमिशंस अलग अलग होती हैं, है ना। विल टॉक अबाउट कि इनकी पॉलिसीज जब हम डिफाइन करते हैं तो पॉलिसीज कैसे डिफर करती है। जब AWS मैनेजमेंट कंसोल है उसको लिस्ट की परमिशंस देनी पड़ती है, जबकि CLI को लिस्ट करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि उसको लिस्ट नहीं करना। बट वी विल टॉक अबाउट दोस थिंग्स व्हेन वी विल डिस्कस द पॉलिसीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो पहला क्या है कि प्रोग्रामेटिक एक्सेस, और दूसरा क्या है मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस। आप प्रोग्रामेटिक भी दे सकते हो। प्लीज मेक श्योर दिस इज अ यूजर, है ना, हम एक यूजर को परमिशन दे रहे हैं। तो आप दोनों पे क्लिक करो योगेश, एक्सेस टाइप पे, प्रोग्रामेटिक एक्सेस भी और मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस भी। अभी ये जितना भी काम होता है ना आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट का, ये कौन काम करता है, सिक्योरिटी के IAM के बंदे, वो उनको परमिशंस बना के देते रहते हैं। कंसोल पासवर्ड मोस्टली हम क्या करते हैं कि भाई ऑटो जनरेटेड करते हैं, क्योंकि दिस इज अगेन अ ब्रीच। अगर हम कस्टम पासवर्ड लिखते हैं तो हमें पासवर्ड पता होता है। हालांकि हम ये कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब बंदा यूज करे तो उसको रीसेट कर ले। बट हमेशा बेस्ट अप्रोच क्या है कि आप ऑटोमेटेड जनरेटेड पासवर्ड यूज करो, कि जो बंदा जिसकी मेल आईडी कॉन्फ़िगर है उसी के पास पासवर्ड जाए, है ना। फिर इसने एक नीचे ऑप्शन लिखा है रिक्वायर पासवर्ड रिसेट, कि जब भी बंदा, अगर हमने कस्टम पासवर्ड ऑप्शन सेलेक्ट किया तो बंदा जब लॉगिन करेगा पहली बार उसको पासवर्ड रिसेट करना है, कि करना ही चाहिए, क्योंकि वो पासवर्ड अदरवाइज दूसरे बंदे को पता है। अगेन दिस इज अ ब्रीच ऑफ द पॉलिसीज, राइट। तो जब भी वो बंदा एक्सेस करेगा क्लाउड को तो पासवर्ड को रिसेट करना मैंडेटरी है। ओके, इतना ये सारा फॉर्मेट है सिर्फ यूजर क्रिएट करने का। यूजर नेम दिया, सिलेक्शन कर लिया, और देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट परमिशंस। परमिशंस क्या है कि उसको क्या क्या, क्लिक ऑन द परमिशन, या विल टॉक अबाउट परमिशन लिटिल लेटर, कि परमिशंस के अंदर क्या है कि आपको क्या क्या परमिशंस देनी है उसको। परमिशन यानी कि पॉलिसीज क्या क्या देनी चाहिए, वो क्या क्या काम करेगा, बट अभी हम इसको खाली छोड़ते हैं। क्लिक ऑन नेक्स्ट, यू विश क्लिक नेक्स्ट, हाँ, रिव्यू, क्लिक नेक्स्ट। ये एक बहुत अच्छी चीज आती है कि हर एक लास्ट में ऑप्शन आएगा रिव्यू करने का।
है ना। और इसमें आपने देखो एक वार्निंग का भी एक अच्छा ऑप्शन है कि अभी इस यूजर के पास कोई भी परमिशंस नहीं, क्योंकि हमने दी नहीं है। बट एक्सेस टाइप क्या है, प्रोग्रामेटिक एक्सेस और कंसोल का दोनों का एक्सेस है। पासवर्ड रिसेट हमने मना कर दिया है, और परमिशन बाउंड्री बाद में डिस्कशन करेंगे कि क्या है। एंड क्रिएट यूजर, ये देखो ये 500 स्टेप है। 1 2 3 4 500 स्टेप हमने फॉलो कर लिए। अगर आप देखोगे तो इसमें क्या आ गई, एक्सेस की आ गई, सीक्रेट एक्सेस की आ गई। आप चाहो तो इसको मेल पे भेज दो, बट एक चीज का ध्यान रखना है कि ये सीक्रेट एक्सेस की दोबारा से अगर हमने बंद कर दिया तो हम इसको लॉगिन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हम डाउनलोड CSV पे कर लेते हैं, ताकि हम उस फाइल को जिसके अंदर एक्सेस को सीक्रेट एक्सेस की होगी उसको एक अच्छे से सिक्योर प्लेस पर रखेंगे, ताकि कोई उसको एक्सेस ना कर पाए। तो डाउनलोड द CSV। अभी जैसे कोई यूजर बनाया, यूजर 1, अभी यूजर 1 उस जो AWS का कंसोल है उसको कैसे लॉगिन करेगा। अभी वो aws.console.com अगर करेगा तो उसको क्या चाहिए, रूट यूजर चाहिए, है ना। बट ये क्या है, हमारा एक IAM यूजर है, दिस इज नॉट ए रूट यूजर। तो IAM यूजर को अगर एक्सेस करना है तो उसका एक URL होगा। तो अगर आप ये देख रहे हो ना, ये URL HTTPS और ये अकाउंट id.signin.aws.amazon.console, आप कंसोल पे इस URL से आप लॉगिन कर सकते हो। आप इस URL को चेंज भी कर सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। आप इसको अच्छा बनाना चाहते हो कि मैं अपनी कंपनी का नाम डाल दो, कंडीशन कि वो कोई और यूज ना कर रहा हो, है ना। तो आप ऐसा करके को चेंज कर सकते हो। बट अगर आपको लॉगिन करना है तो ये कंसोल, ये क्या कहते हैं, URL आपके पास आएगा। यू विल क्लिक ऑन दैट URL, आप अपना क्रेडेंशियल डालोगे, यूजर नेम और पासवर्ड, और आपका वो एक्सेस हो जाएगा। एंड देन क्लिक ऑन क्लोज, क्लोज कर दो इसको ना। सो दिस इज हाउ टू क्रिएट अ यूजर, है ना। कितना इजी था, बट हमने एक्सप्लेन ऐसे किया कि कितना टफ था, isn't it? Okay. नाउ इफ यू विल सी, यूजर के अंदर ये पासवर्ड की एज देख रहे हो आप, है ना। अब ये पासवर्ड की एज और एक्सेस की एज ये किसी ने डाली है तो इसी का भी कोई ना कोई कारण होगा, है ना। कि अगर आप देख रहे हो कि लास्ट एक्टिविटी और ग्रुप का पार्ट है कि नहीं है, लास्ट एक्टिविटी MFA है कि नहीं, पासवर्ड एज है कि नहीं, की है कि नहीं है, these all are security कॉन्सेप्ट। सो वेन एवर यू क्रिएट एनी यूजर्स, ये 5 ऑप्शन आपके पास होने जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर एक यूजर किसी न किसी ग्रुप का पार्ट होना मैंडेटरी है। मैंडेटरी इन द सेंस फ्रॉम द सिक्योरिटी साइड इट इज मैंडेटरी। आप यूज कर सकते हो, आप चाहो तो सारे यूजर्स अलग अलग बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट फ्रॉम द सिक्योरिटी साइड इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि हर एक यूजर किसी न किसी ग्रुप का पार्ट हो। दैट इज द फर्स्ट थिंग ना। लास्ट इज की लास्ट एक्टिविटी की, इसने लास्ट एक्टिविटी कब परफॉर्म की, ऐसा क्यों डाला गया है। अगर इस बंदे ने कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं किया लास्ट 30 दिन में या फिर लास्ट 60 डेज में, तो इसको जरूरत नहीं है इस कंसोल की, इसको हटाओ। जितने ज्यादा से ज्यादा यूजर्स उतने ज्यादा से ज्यादा रिस्क, जितने कम से कम यूजर्स कम से कम परमिशंस उतने ज्यादा सेफ वी आर। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिसेस, है ना। इसमें कुछ ऐसा बहुत सोचने वाली चीजें नहीं है कि दिमाग लगाने वाली बात है, नहीं। कम से कम यूजर्स रखो, कम से कम परमिशंस रखो, लिस्ट प्रिविलेजेस, आप सेफ हो। ज्यादा से ज्यादा यूजर्स होंगे, कोई यूज नहीं कर रहा, उतना मुश्किल है, उतना मुश्किल है उनको मैनेज करना, और किसी कोई कॉम्प्रोमाइज हो गया तो उसको ट्रैक करना टफ है। नाउ द थर्ड इज द MFA, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, है ना। दिस वी ऑलरेडी डिस्कस, दैट मस्ट बी देयर इन एनी ऑफ द यूज केस, और उसको अनेबल करना जरूरी है, यहाँ पे भी डन है। फोर्थ इज पासवर्ड, पासवर्ड एज की, पासवर्ड कितना पुराना है, उम्र क्या होगी पासवर्ड की, है ना। पासवर्ड एज लिखा हुआ है, अगर हम पासवर्ड की उम्र देखें तो अभी ये 1 मिनट पुराना है, करेक्ट है। तो पासवर्ड की उम्र से क्या लेना देना, जितना पुराना पासवर्ड उतना मुश्किल है, आई मीन लाइक उतना इजी है गैस करना। तो पासवर्ड की एज को हमेशा कम रखते हैं। अगर कोई पासवर्ड रोटेट नहीं कर रहा है तो भी एक प्रॉब्लम है। जितने दिनों तक रखा रहेगा उतने दिनों तक लोग ट्राई करते रहेंगे, और किसी न किसी दिन कॉम्प्रोमाइज हो गया तो मुश्किल है उसको मैनेज करके चलना। तो पासवर्ड की एज को हमेशा ऐसा रखा जाता है कि वो चेंज होता है, एटलीस्ट 90 डेज में तो पासवर्ड रोटेट हो ही हो। एक्टिव की एज, अगर हमें अभी 2 परमिशंस दी, एक तो एक्सेस की
प्रोग्रामेटिक एक्सेस और दूसरा हमने दिया कंसोल एक्सेस। प्रोग्रामेटिक एक्सेस की उम्र भी अभी 1 ही मिनट है, तो ये भी रिकमेंडेड होता है कि वो भी अगेन एक मेथड ही है लॉगिन करने का, उसको भी चेंज करना है। देखो ये तो जो चीज इन्होंने चारों दी है ना, ये तो मैंडेटरी है, बट यही ऐसा नहीं कि यही मैंडेटरी। इसके अलावा पासवर्ड को आपको कैसे रखना है, पासवर्ड में एक अल्फाबेटिक करेक्टर होना चाहिए, एक नॉन अल्फाबेटिक करेक्टर होना चाहिए, अपर केस, लोअर केस, इन सब चीजों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बट एटलीस्ट ये तो हो ही हो, है ना। हाँ ये वाली चीज, तो सेट पासवर्ड पॉलिसी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि एटलीस्ट एक अपर केस हो, मिनिमम 8 करेक्टर का पासवर्ड हो, 8 से तो कम रखना नहीं चाहिए। और 8 करेक्टर के अंदर भी आपको एक अपर केस, एक लोअर केस, एटलीस्ट 1 नंबर, एटलीस्ट 1 नॉन अल्फाबेटिक करेक्टर, ये इस तरह की चीजें। और पासवर्ड एक्सपायरेशन भी आपको चेंज करना है, तो इनको आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बट एटलीस्ट जो ऊपर वाली 4 चीजें हैं वो तो होनी चाहिए, है ना। आप यूजर्स को उनको परमिशंस दे सकते हो कि वो अपने पासवर्ड खुद से चेंज कर ले, ताकि आपको एडमिन का हेडेक ना लेनी पड़े बार बार, है ना। तो कुछ चीजें यहाँ पे इसलिए भी दी गई हैं ऑपरेशन प्रोस्पेक्टिव को, ऑपरेशन हेडेक को कम करने के लिए भी, कि अगर किसी बंदे का पासवर्ड एक्सपायर हो रहा है या उसको चेंज करना है, तो दे कैन चेंज इट बेस्ड ऑन द, बट दे शुड हैव मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, है ना। सो दैट्स द थिंग। बट अगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं है फिर मुश्किल है, फिर अगर चेंज करोगे तो टफ हो जाएगा। अगर अदरवाइज किसी ने चेंज कर लिया, अब उसी बंदे को पासवर्ड नहीं पता है ना, और कोई उसके खेल लगा रहा है पीछे से, तो वो एक टफ काम है। तो फिर वो रूट यूजर को बताएगा, फिर वो यहाँ से डिलीट करेगा। सो बेटर है कि आप MFA हो, फिर आप यू कैन चेंज इट। So that these are few things that you have to ensure, adhere, keeping in mind identity and access management thing in place. Makes sense to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, give me 1 minute. I'll take a pause for 30 seconds. अगर किसी का कोई questions है, you may ask, right? और किसी का कोई input भी हो तो you can share. सो विजय, अगर मोर देन 100 या मोर देन 1000 यूजर क्रिएट करना हो तो फिर ये इसके थ्रू होगा, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू होगा? यहाँ से पॉसिबल है GUI में कि हम क्रिएट कर सके? फिर तो किसी से भी नहीं होगा रमेश, फिर तो आपको ऑटोमेशन यूज करना पड़ेगा। स्क्रिप्ट यूज आप करनी एक्सेल में सारे क्रेडेंशियल डाल सकते हो, इजी तरीका है, हम्म, मुश्किल नहीं है। बट जब आपके पास 1000 यूजर्स हो ना, तो बेटर होता है कि आपके पास जहाँ 1000 यूजर ऑलरेडी हैं उसी से सिंक कर लो, ना कि राइट। इसमें अलग से बनाओ। ओके, ऑलराइट। तो ये कहानी थी यूजर्स की, कि यूजर्स को कैसे कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे कैसे लॉगिन करते हैं। अब कहानी आएगी ग्रुप्स की। पॉलिसीज का अभी तक हमने डिस्कशन नहीं किया, पॉलिसी का डिस्कशन करेंगे जब हमारे ग्रुप्स बन जाएंगे उनके बाद। तो क्लिक ऑन द ग्रुप्स नाउ। अब तुम्हें कहानी सुनाते हैं ग्रुप्स की। तो ग्रुप्स के अंदर क्या है कि सेम स्टोरी, बहुत इजी है ग्रुप्स बनाना। क्रिएट ग्रुप, नाम दे दो ग्रुप का अच्छा सा कोई। इससे अच्छा तो CFM ही डाल देते हो। ये ठीक है, IT टीम ग्रुप। और फिर हाँ, अब ये पॉलिसीज है ना, अटैच परमिशन पॉलिसीज ऑप्शनल, ये हाँ ये बाद में डिस्कशन करेंगे, ये ग्रुप्स यूजर्स को ऐड करने वाला। नीचे आ जाओ। नहीं नहीं, अभी अभी ऐड मत करो, अभी ऐड मत करो, विल टॉक अबाउट दैट। यदि यू रेज्ड योर हैंड। Hello. हाँ हाँ, Sir, I cannot see screen actually. स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? नहीं. बाकियों को भी नहीं दिख रही, केवल नहीं सर, ओके इसके कोई इशू दिख रही।
तो आप एक बार रिकनेक्ट कर लो, शायद आपका वो हुआ, रिफ्रेश कर लो ब्राउजर को ना। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी। हाँ योगेश, उस पे ग्रुप्स पे क्लिक करो एक बार। मैं इतनी देर से म्यूट पे था क्या? मैंने किया था यार, वो बैकग्राउंड से अच्छा वो आ रहा था, ओके। छू रहा था, मैंने किया था, सॉरी। हाँ तो इसके ऊपर गो अप। ग्रुप क्रिएट करने में कुछ नहीं है, ग्रुप मतलब क्रिएट करने में तो कुछ भी नहीं है किसी भी चीज में। जितने भी सर्विसेज हैं 3000 उनको आप क्लिक में स्टार्ट कर सकते हो, बट उनको करना कैसे वो इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। क्रिएट ग्रुप, हाँ। तो ये हमारा ग्रुप बन गया आईटी टीम। अभी देखो देखो कि ये जितने भी सर्विसेज है ना, जितनी भी सर्विसेज AWS में या एज्योर में या GCP में, इनको बनाने के लिए एक टीम है जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट टीम, है ना। और इनको बेचने के लिए अलग टीम है जिसको बोलते हैं सेल्स टीम। और इसमें कुछ डिफेक्ट आ जाए उसके लिए अलग टीम है जिसको बोलते हैं ऑपरेशंस टीम्स, है ना। तो जब ये प्रोडक्ट टीम कोई भी बनाती है तो बहुत कुछ सोच के किसी प्रोडक्ट को बनाती है, उनके फीचर्स को, उनके प्रोडक्ट्स को, उनकी कलरिंग को, है ना। कि ये जैसे कलर डाल रखा है इसके अंदर भी कि रेड आया दोनों जगह पे, इसके कारण है। और ऑल्दो की सबसे इम्पोर्टेंट चीजें इनके की फीडबैक की, अगर हमें कुछ चीजें चाहिए कि ये वाला फीचर अवेलेबल नहीं है तो वो फीडबैक लेते हैं और उसको फिर प्रोडक्ट टीम को देते हैं और प्रोडक्ट टीम फिर से उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो अगर कोई भी चीज आपको रेड में या ग्रीन में दिखाई दे रही है तो उसके कारण आप उनको कारण को जरूर थोड़ा फोकस करो। तो जैसे हमने एक ग्रुप बनाया तो इसने दो जगह वार्निंग दी, एक तो यूजर्स पे, दूसरा परमिशंस पे। एक यूजर्स कोई है नहीं, तो बिना किसी यूजर्स के किसी ग्रुप का होना कोई फायदेमंद है नहीं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है ना। तो ग्रुप्स का फायदा तभी है तब कोई ना कोई यूजर्स उस ग्रुप का पार्ट हो। अभी ग्रुप्स है तो और यूजर्स भी है उसके अंदर, तो बिना परमिशंस के भी उसका कोई फायदा नहीं है। तो ग्रुप्स के अंदर कोई ना कोई परमिशन हो और उसके अंदर यूजर्स है तो ही इसका फायदा है। अदरवाइज ऐसा नहीं है तो क्या है, ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई यूजर्स नहीं है, परमिशंस नहीं है तो उसका फायदा नहीं है। वो कह रहा है कि ये रेड है, आप इनको डिलीट कर दो। दैट इज ऑल्सो ए गुड थिंग ना, कि अगर आपके कोई ग्रुप्स खाली पड़े हैं उनके अंदर कोई परमिशन, बेटर टू डिलीट देम, ताकि आपका ऑपरेशंस मैनेजेबिलिटी इजी हो, है ना। और आपको ये भी बता रखा है कि ये क्रिएशन टाइम कब का है, कि ये कब क्रिएट किया गया है। अगर कोई बहुत पुराना ग्रुप है, यूज में नहीं है, यूजर्स नहीं है, डिलीट देम। कूल। नाउ क्लिक ऑन दी आईटी टीम। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट रोल है जहां पे हम काम करेंगे कि यू ग्रुप बनाया, ग्रुप के अंदर अभी देखो फिर से मैं एक चीज बता रहा हूँ कि जैसे हम ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप को ओपन किया, फिर इन्होंने तीन टैब दी, यूजर्स, परमिशंस और एक्सेस एडवाइजर। तो ये क्या कहता है कि सबसे पहले आप यूजर को ऐड करो, फिर आप उसके अंदर परमिशंस दो, फिर आप ये देखो कि परमिशन सही दी है कि नहीं दी है एक्सेस एडवाइजर, है कि नहीं है। तो अब बस आपको इन्हीं जो ये टैब्स है ना, इन्हीं को बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करके यूटिलाइज करना। अगर इतना भी कर लिया तो भी अच्छा है। तो नाउ क्लिक ऑन ऐड यूजर। ये जैसा ये बताएंगे वैसे करेंगे। और हमने इसके अंदर कौन सा अपना एक यूजर बनाया था, यूजर वन को हम उसका एक पार्ट बना देते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि यूजर वन को कोई परमिशंस नहीं है, क्योंकि हम यूजर्स को कोई परमिशन नहीं दे रहे हैं। हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है, यानी कि ग्रुप्स को ही परमिशंस होनी चाहिए। तो हम परमिशंस क्या है, हर एक यूजर को किसी ना किसी ग्रुप का पार्ट बनाएंगे और ग्रुप्स को परमिशंस देंगे। तो हमने यहाँ पे बनाया आईटी टीम ग्रुप, तो आईटी टीम को ग्रुप को परमिशंस देंगे। यस, ऐड यूजर। लो जी, ये हो गया हमारा एक यूजर इस पे आ गया। कितना अच्छा लग रहा है। नाउ हमारे दोनों चीजें क्लियर होगी, आइडेंटिटी क्लियर होगी, है ना। आइडेंटिटी हमारी क्लियर होगी। तो अगर अभी इसको ओपन करना योगेश, इसको एक नए ब्राउजर में इस यूजर को ओपन करो ना। हाँ, डैशबोर्ड पे क्लिक करो और वहां से यूआरएल उठा के एक नए ब्राउजर में इसको ओपन करो। तो इसको लॉगिन करने के लिए आपको यूआरएल वहां से मिला था।
वहाँ से ही मिला तो जब हम यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी अपने पास ऑप्शन रहेगा आई एम यूजर, यहाँ पे हमें अकाउंट अकाउंट आईडी आईडी। डालनी पड़ेगी। हाँ, वो अकाउंट आईडी चाहिए ना फिर वो। वो यूआरएल भी क्या करता है, यूआरएल हमें जो अकाउंट आईडी रिडायरेक्ट आगे करेगा लगा के उसमें, देता है। हाँ अकाउंट आईडी आगे लगा के देता ये अकाउंट आईडी क्यों, ये आई एम यूजर इस अकाउंट का पार्ट है इसलिए। अभी यूजर 1 डाला और पासवर्ड डाला है। हालांकि हमने ये वहाँ पे क्लिक नहीं किया है अब की बार कि जब बंदा पहली बार लॉगिन करे तो वो पासवर्ड चेंज करे, बट विच इज दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू, है ना। हमें पासवर्ड चेंज करना चाहिए। अब ये लॉगिन हो गए और इनको बोला भी नहीं जाएगा कि आप पासवर्ड चेंज करो, क्योंकि इन्होंने वो क्लिक नहीं किया। बट दिस इज गुड। माय पॉइंट इज ये हमारा काम हो गया। इसका मतलब हम क्या ये कह सकते हैं कि आइडेंटिटी वाला काम हमारा हो गया। एक दो पोर्शन देना हमारा, ऑथेंटिकेशन और एक ऑथराइजेशन। तो हमारा कौन सा पार्ट हो गया अभी, ऑथेंटिकेशन हो गया कि ऑथराइजेशन हो गया है? ऑथेंटिकेशन हो गया सर अभी। अच्छा, और ऑथराइजेशन? ऑथराइजेशन अभी कुछ परमिशन तो है नहीं अभी। हाँ, तो एक तो इसको क्या ऑथराइजेशन क्या परमिशन होंगे? अभी तो कुछ भी परमिशन ऐड नहीं की ना ग्रुप में। हाँ, कुछ भी ऐड नहीं करी तो कौन सी होगी डिफॉल्ट, क्या क्या परमिशन होंगी इसके पास? डिफॉल्ट परमिशन होंगी ना। ओनली रीड्स। हाँ, रीड की, तो रीड की क्या क्या परमिशन होगी, जितने भी सर्विसेज को रीड कर पाए, राइट। हर एक, वेरी गुड। कौन है, मैं को नाम देख लेता हूँ ना, सचिन, गुड। बाकी तो बाकी क्या बट सर अंडरस्टैंड आपने करते कहा हैं था क्या? कि लीज, आपने कहा था कि लीज प्रिविलेज देंगे, राइट। यूजर ऐड कर रहे हैं उसको लीज प्रिविलेज देंगे। बाय जो डिफॉल्ट कोई परमिशन नहीं रहेगी उसको। नहीं दिया ना, कोई परमिशन तो नहीं रहेगी उसकी। तो नहीं, लिस्ट प्रिविलेज देंगे, दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिसेस। मैंने अभी ये कहा है कि हमने एक आइडेंटिटी बनाई, तो ऑथेंटिकेशन वाला काम हो गया है ना। करेक्ट। तो ऑथराइजेशन की डिस्कशन करेंगे, इसको परमिशंस क्या क्या है अभी। कोई परमिशन नहीं। वो तो लॉगिन की तो बात एग्जैक्टली, वो तो लॉगिन ही तो कर सकते हैं यूजर, अदरवाइज तो और कुछ नहीं कर रहा है। रीड की भी परमिशंस नहीं होगी सर, मतलब जो इनके सर्विसेज हैं। जी नहीं, रीड की नहीं होगी, रीड के भी कहाँ दिया सर। रीड की भी नहीं होंगी, क्योंकि अभी तो हमने केवल ऑथेंटिकेशन पार्ट दिया, रीड इसमें की ऑथराइजेशन देंगे दिया। जब भी होगी सर, अगर हम उसको रीड की देंगे तभी एक्सेस हाँ, कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। मेक सेंस, यस। तो सी डिफॉल्ट एवरीथिंग इज डिनाइड, रीड इज अ वेरी बिग परमिशन, ठीक है। वी कैन नॉट सी कि रीड कोई ऐसी है कि मिल गई। रीड के अंदर जितनी भी रीड वाली सर्विसेज हैं सब कंबाइन हो जाएंगे। 3000 सर्विसेज के अंदर कम से कम भी 20-20 परमिशन हो लगा लो, करीबन 60,000 परमिशन होंगी। तुम 60,000 परमिशन दे दोगे? नो, आपने एक सिंगल परमिशन नहीं दी है। तो डिफॉल्ट सिर्फ आप इसको कंसोल लॉगिन कर सकते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। दैट इज द ऑथेंटिकेशन। ऑथराइजेशन कुछ नहीं है, ये बंदा ऑथराइज नहीं कुछ भी करने के। मेक सेंस? ओके, तो ऑथराइजेशन कुछ नहीं, आपको क्लियर होना चाहिए कि अभी भाई कोई परमिशंस नहीं दी तो कुछ भी परमिशंस नहीं होगी, इसमें कुछ डाउट नहीं है। सिंपल से स्टेप्स हैं कि डिफॉल्ट डिनाई परमिशंस। आप कंसोल लॉगिन कर लो, देख लो जो देखना है, बट परमिशंस कुछ नहीं होगी। नाउ अब हम बात करेंगे ऑथराइजेशन की, है ना। ऑथराइजेशन में क्या होगा कि हम इसको क्या परमिशन दें, कितनी परमिशंस दें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम परमिशंस किसको देंगे, कौन सी आइडेंटिटी को देंगे? जैसे सर EC2 आइडेंटिटी को देने के बजाय ग्रुप पे ही दे देंगे, जिस ग्रुप में है वो अरे आइडेंटिटी। ग्रुप इज अगेन एन आइडेंटिटी ना, ग्रुप इज आल्सो एन आइडेंटिटी। So that's what I'm saying कि आइडेंटिटी दो होगी ना अभी, एक तो यूजर इज वन ऑफ द आइडेंटिटी, ग्रुप इज वन ऑफ द आइडेंटिटी। करेक्ट करेक्ट। तो कौन सी आइडेंटिटी को परमिशंस दोगे? ग्रुप को। बेस्ट प्रैक्टिस आपने बताया ना सर कि ग्रुप को परमिशन देंगे, बेस्ट प्रैक्टिस। हाँ भाई, मैं नहीं बता रहा, ये AWS वाले और जितने भी वो है ना सिक्योरिटी वाले, वो सब बता रहे हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस यही होती हैं, ठीक है, कि आपको ग्रुप्स को देने चाहिए, ठीक है जी। और इसका एक रीजन भी है ना, इसमें अपनी मैनेजमेंट इजी हो जाती है बहुत। ऑब्वियसली मैनेजमेंट इज, हाँ, तो इंडिविजुअल अकाउंट्स को दे जाएंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज नो अकाउंट्स यूजर, करेक्ट सॉरी। करेक्ट। हाँ, और क्या, वो बहुत टफ हो जाएगा मैनेज करना।
सेंट्रल मैनेजमेंट होगी इसमें। अगर किसी का सेंट्रल कुछ परमिशन हमें रिमूव करनी है, कुछ लगाना है, तो इजी रहेगा उसके इसमें। तो आपको ये देखना है कि हर एक जो है ये यूजर वो किसी न किसी ग्रुप का पार्ट होना जरूरी है। अब ऑथेंटिकेशन हमारा क्लियर हो गया है। ऑथेंटिकेशन सिंगल फैक्टर हमने किया है। इज इट ए सिंगल फैक्टर हमने ऑथेंटिकेशन किया कि मल्टी फैक्टर किया है? सिंगल फैक्टर। विच इज अगेन नॉट ए गुड प्रैक्टिस, राइट? ना तो हमने पासवर्ड को रीसेट किया, ना हमने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाया। पासवर्ड को रीसेट करना एक काम था, या ऑटो जनरेटेड पासवर्ड हमारे पास होना चाहिए था, बात तो ये थी। बट एनी हाउ ठीक है, MFA होना जरूरी था। अभी हम परमिशंस की बात करते हैं, यानी कि ऑथराइजेशन की बात करते हैं। अब जब ऑथराइजेशन की बात करते हैं तो हमें ये भी जानना जरूरी रहता है कि कितनी परमिशंस देनी है, क्योंकि मेन चीज तो परमिशंस ही है। मेन चीज ऑथेंटिकेशन भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट उससे ज्यादा जरूरी ऑथराइजेशन भी है ना? तो कहानी की बात ये है कि कितना एक्सेस किसी के पास है, उसका भी हिसाब किताब रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई ग्रुप है जिसका नाम IT टीम है, यानी कि उसको IT से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी कि S3 बकेट को देख ले, रीड कर ले। मैं तो कहूंगा S3 बकेट में भी लिमिटेड परमिशंस होने चाहिए, कोई पर्टिकुलर बकेट का ही परमिशंस होना चाहिए। अभी आपको S3 पता है कि नहीं पता, आई डो नॉट नो। एक स्टोरेज सर्विसेज है, या जब भी मैं इन सर्विसेज का नाम ले रहे हैं हम लोग, तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं कि ये समझ में नहीं आया कि EC2 क्या बोल दिया इन्होंने। ये सर्विसेज हैं, बस मान के चलो। तो ये सर्विसेज हैं, तो उन सर्विसेज का भी एक ग्रैनुलर एक्सेस होना जरूरी है कि जितनी जरूरत है उससे कम उनको परमिशंस दी जाए, है ना? तो ऐसा हर जगह फॉलो होता था। ऐसा जब हम काम करते थे एयरटेल में, तब भी ऐसे ही होता था कि लिस्ट प्रिविलेज हम बोलते रहते थे कि हमें लूप देने के राइट्स दे दो, बट नहीं दिए जाते थे, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और अगर आपको कुछ परमिशंस ऐसी चाहिए तो उसके लिए पहले आपको बहुत सारी चीजें रखनी पड़ेंगी, है ना? कि यू आर ऑथराइज्ड, आपके मैनेजर से अप्रूवल लेनी होगी, आप क्या परफॉर्म कर रहे हो, सारी एक्टिविटीज पे नजर रखने होंगे, आप उस काम को करने के कैपेबल हो कि नहीं हो, वो सारी चीजें देखनी पड़ती है। एंड दैट इज द राइट अप्रोच। नाउ whenever we say the permissions, तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है कि लिस्ट प्रिविलेजेस, है ना, लिस्ट परमिशंस। तो कम से कम परमिशंस दो। अब कम से कम परमिशंस में आप क्या सोचते हो, क्या हो सकती है सबसे कम परमिशंस? लॉगिन। नहीं, लॉगिन तो हो गया ना भाई, लॉगिन तो ऑथेंटिकेशन का पार्ट हो गया ना। मैं ऑथराइजेशन की बात कर रहा हूँ। रीड ओनली सर, सिर्फ देख सकते। हाँ, ये ऑब्वियसली सब जब भी कोई ऑथराइजेशन की बात करते हैं ना, तो रीड ओनली। बट रीड ओनली किस चीज की? मैंने कहा ना कि 3000 सर्विसेज हैं। 3000 के अंदर हर एक सर्विसेज के अंदर भी मान लो 20 परमिशंस हैं, 20 रीड की, आप EC2 की ये वाली चीज देख सकते हो, ये वाली चीज देख सकते हो, ये देख सकते हो। तो सर करीबन ये 60,000 परमिशंस हैं। ये है ना, जैसे अगर ये ग्रुप जैसे सर्विस अकाउंट से रिलेटेड है, अकाउंट से रिलेटेड कोई ग्रुप है, तो हम उसमें जैसे वो बिलिंग चेक कर सकते हो, तो हम उसकी परमिशन दे देंगे ओनली। तो यूजर का रोल क्या है उस हिसाब से? S3 का बकेट का ना व्यू राइट्स दे सकते हैं, या ऐसा कुछ है, डिपेंड करता है यूजर को रोल पे करेक्ट। उसकी जॉब रिस्पांसिबिलिटी क्या है? यार मैं फिर तुम्हें कह रहा हूँ कि यहाँ पे आइडेंटिटी तो ग्रुप है, तो तुम यूजर्स पे कैसे आ सकते हो? तो उस ग्रुप का क्या काम होने वाला है ना? क्योंकि आइडेंटिटी आपका बेस क्या है, ग्रुप है, ना कि यूजर्स, है ना? तो वो ग्रुप क्या काम करने वाला? अगर वो HR है तो उसको S3 में जो उसकी फाइल है उसका रीड एक्सेस दे दो, S3 की बकेट का, बस। उसको EC2, लैम्बडा, EBS, इलास्टिक बीनस्टॉक, इनसे क्या लेना देना, DB क्या लेना देना उससे? HR है इसका मतलब ये नहीं कि रीड परमिशन सबसे लिस्ट प्रिविलेजेस होते हैं तो सारी रीड परमिशन दे दो, नो। रीड परमिशन रिस्ट्रिक्टेड परमिशन है ना, कि रीड भी जितनी जरूरत है उतनी परमिशंस दो। मेक सेंस? तो अगर ये IT टीम है, मैं जस्ट एग्जांपल, ऑल्दो हमने ये ग्रुप का नाम, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने ग्रुप्स होंगे, ग्रुप्स के टाइप्स होंगे, है ना? तो उन ग्रुप्स के टाइप्स के हिसाब से कस्टम रोल्स बनाने चाहिए, कस्टम परमिशंस बनानी चाहिए, और उनको उसके परमिशंस देनी चाहिए।
सो नाउ लेट अस क्रिएट वन सिंपल पॉलिसी कि ये आईटी टीम है या ये एचआर टीम है, इसको केवल S3 की परमिशन देनी है। तो हमें क्या बनानी, परमिशंस किसके अंदर होंगी, पॉलिसीज के अंदर। मेक सेंस? तो ये हमारी पॉलिसीज हैं। अभी पॉलिसीज भी ये एक सेकंड जस्ट गिव मी वन सेकंड। पॉलिसीज के अंदर भी दो निशान है, एक तो AWS के जो है ना ये ऑरेंज कलर का दिख रहा है और एक के अंदर कुछ नहीं है। तो अगर और टाइप में भी देखोगे तो दो तरह के टाइप्स हैं, एक तो कस्टम मैनेज्ड और एक AWS मैनेज्ड। तो AWS मैनेज्ड क्या है कि जो AWS मैनेज्ड करता है जितने पॉलिसीज को, उसके अंदर जितनी भी परमिशन है वो AWS ने बना के दी है कि भाई ये पॉलिसी, ये इसका नाम है। जैसे इसके अंदर एक पॉलिसी है अमेजन रीड S3 रीड ओनली एक्सेस, 5वें नंबर की पॉलिसी अगर आप ऊपर से देखोगे तो, है ना। तो वो पॉलिसी में क्या कह रहा है कि S3 के अंदर रीड की सारी परमिशन आपको मिलेगी। ये किसकी मैनेज्ड, कौन दे रहा है ये पॉलिसी, AWS। ऑरेंज वाला है ना आगे बॉक्स दिख रहे हो आप, तो ये ऑरेंज का मतलब AWS की मैनेज्ड है। बट क्या हमें AWS की मैनेज्ड पॉलिसी यूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इट डिपेंड्स, है ना। इट डिपेंड्स कि अभी इसका कारण क्या है कि AWS मैनेज्ड पॉलिसीज है कि अगर AWS कल को कुछ चेंज कर रहा है बैकग्राउंड से, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा, क्योंकि AWS मैनेज कर रहा है। तो रिकमेंडेड हमेशा ये होता है आप अपनी पॉलिसी बनाओ, चाहे बेशक से S3 के अंदर जितनी भी रीड परमिशन जो इस पॉलिसीज के अंदर है, उस पॉलिसी के अंदर जितनी भी परमिशन आप उसको कॉपी पेस्ट करो, अपनी एक पॉलिसी बनाओ और उसके अंदर आप पेस्ट कर दो, ताकि कल को AWS भी कुछ चेंज करेगा अपनी पॉलिसी के अंदर तो आपका कोई भी सर्विस इंपैक्ट नहीं होगी। आप उसका रेफरेंस ले सकते हो जो उन्होंने बना के दी है, बट रिकमेंडेड क्या है, आप अपनी पॉलिसी बना के चलो, कस्टमर मैनेज्ड पॉलिसी बना के चलो। और एक्चुअली में क्या होता है कि अगर आप जो AWS की मैनेज्ड पॉलिसी वो क्या कहेगी, क्लिक करना एक बार योगेश S3 रीड ओनली परमिशंस में। हाँ इस पे क्लिक करना है प्लस वाले साइन पे। ओके ओके। हाँ अगर आप नीचे देखोगे तो इसने क्या कहा, ये जेसन होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट ये एक पॉलिसी लिखने की एक लैंग्वेज है ना। जब पॉलिसी लिखते हैं तो उसको किस राइटिंग में लिखा जाता है, दैट इज द लैंग्वेज। इसमें कुछ चीजें बेसिक्स रहती हैं, वर्जन और स्टेटमेंट, ये हमेशा हर एक लाइन में रहेगी, पॉलिसी में रहेगी। स्टेटमेंट क्या है, वो स्टेटमेंट ही ये लिख रखी है कि ये स्टेटमेंट क्या करेगी, ये पॉलिसी क्या करेगी, वो स्टेटमेंट का ही पार्ट होता है। तो स्टेटमेंट क्या कहती है कि अगर मान लो, अब सिर्फ ब्रैकेट्स का गेम है, बाकी तो प्लेन इंग्लिश है ना, कि इफेक्ट क्या है, इफेक्ट अलाउ है। मतलब स्टेटमेंट का इफेक्ट क्या रहेगा, ये स्टेटमेंट का इफेक्ट अलाउ रहेगा, है ना। अलाउ किसके लिए रहेगा, किस किस एक्शंस के अलाउ रहेगा, कि वो कह रहा है कि एक्शन जो S3 गेट के आगे स्टार, गेट स्टार, लिस्ट स्टार, ऑब्जेक्ट लैम्बडा गेट स्टार, ऑब्जेक्ट लैम्बडा लिस्ट स्टार। स्टार का मतलब एवरीथिंग, यू ऑल नो कि स्टार का मतलब क्या होता है। तो मतलब गेट भी सब कुछ, लिस्ट भी सब कुछ, ऑब्जेक्ट लैम्बडा गेट भी सब कुछ, ओमडा लैम्बडा लिस्ट भी सब कुछ। तो ये अलाउ हो गया, इफेक्ट अलाउ, बट किसके लिए। तो उसने कहा कि रिसोर्स कौन होगा, रिसोर्स नीचे थर्ड लास्ट लाइन क्या लिख रखी है, स्टार। सॉरी नीचे आ जाओ थोड़ा सा ना, हाँ रिसोर्स क्या, स्टार। तो इसने कहा एक स्टेटमेंट बनाई, उस स्टेटमेंट में इसने क्या कहा कि भाई अलाउ इफेक्ट, उस स्टेटमेंट का इफेक्ट है अलाउ। अलाउ किस किस तरह के एक्शन अलाउ, सारे एक्शन अलाउ, रीड वाले, गेट, लिस्ट, और कौन से रिसोर्सेज के अंदर, सारे रिसोर्सेज के अंदर। तो जितने भी S3 के अंदर बकेट्स होंगे, S3 के अंदर तो बकेट्स ही होंगी, हमें सबको पता है। तो जितने भी बकेट्स होंगे, सारे बकेट्स को आप रीड कर सकते हो और लिस्ट कर सकते हो। गेट अलग होता है, लिस्ट अलग हो सकता है, तो आप उसके अंदर क्या है वो आप देख सकते हो। बट इज दिस द राइट वे ऑफ डूइंग इट, और ये AWS मैनेज्ड है, यू कैन यूटिलाइज दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। पर बेटर है, एक तो इसके अंदर सारी परमिशंस है S3 की, तो वो नहीं होनी चाहिए। तो आप अपनी एक कस्टम पॉलिसीज बनाओ, इस ग्रुप को जिस पर्टिकुलर बकेट का एक्सेस देना है उस पर्टिकुलर बकेट का एक्सेस दो, या अगर सबका भी एक्सेस है तो इस पॉलिसी के स्टेटमेंट को आप कॉपी कर लो और अपनी पॉलिसी बना के उसको अटैच कर लो। दैट इज द राइट वे। नाउ अभी हम मैनेज्ड पॉलिसी को ही लेके चलते हैं। गो डाउन योगेश एंड ऐड परमिशन। ये परमिशन हमने इसके अंदर ऐड कर दी। गो डाउन। अभी अगर देखोगे तो इस ग्रुप के अंदर क्या है, परमिशंस S3 रीड कर सकता है। तो यानी कि इस ग्रुप के अंदर जो यूजर होंगे वो सारे यूजर्स S3 के अंदर जितने भी बकेट होंगे वो सारे रीड कर सकते हैं, करेक्ट है। राइट। कॉमन सेंस है, मतलब क्योंकि ये ग्रुप आइडेंटिटी है। इसके अंदर 100 यूजर्स में तो 100 के 100 यूजर्स S3 को रीड कर सकते हैं, बट क्या वो EC2 को कर सकते हैं?
नहीं सर। नहीं। तो अभी इसी यूजर को रिफ्रेश करो योगेश। हाँ, इस यूजर को रिफ्रेश करते हैं हम। अच्छा ये S3 है ना। हाँ अभी आ गई ना। तो ये हमारी परमिशंस होगी। सो दैट इज व्हाट ऑथराइजेशन, राइट। नाउ दिस पर्सन इज ऑथराइज्ड टू लिस्ट और गेट दी S3 बकेट्स। तो जितने भी बकेट्स हैं ये बना के हमने रखे हैं, इनका सबका एक्सेस वो देख सकता है। मेक सेंस? यस। जी बट अगर सर। वो EC2 को पे क्लिक करेंगे तो EC2 की परमिशंस को नहीं देख सकते। है ना। तो अगर हम रनिंग वाले से हटाना मतलब नहीं कर पाएंगे। अगर इसको स्टार्ट करेंगे वो क्रिएट नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। हम्म। तो दैट इज माय ऑथराइजेशन पार्ट, बट we have to ensure the best practices and the right approach of creating it. Identity क्या है? Group, permissions restricted, policy custom managed. अपने यूज करो और यूज करो, मतलब उसको अटैच करो और go for it. So that's the right way of creating users and groups and their respective policies. Now there is one more thing, how you can check कि कई बार trouble shoot करना है। ट्रबल शूट करना है। क्या ट्रबल शूट करना है कि इस बंदे को अभी मान लो कि ये बहुत सारे ग्रुप्स का पार्ट है ना, यूजर 1, कि क्या यूजर 1 EC2 स्टार्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। सो देयर इज अ सिमुलेटर फॉर दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्टफ ऑपरेशंस प्रोस्पेक्टिव से। तो AWS एक सिमुलेटर देता है। यो सिमुलेटर ओपन करना, वो policysim.simulator.com ऐसा कुछ था ना। मैं भेजता हूँ। था शायद, एक मिनट में देखता हूँ। नहीं ओपन कर रखा था कल। अच्छा ये रहा। हाँ हाँ ये देखो, एक बार इसको रिफ्रेश करो। अभी एक नया यूजर आ गया तो यहाँ पे नहीं रहेगा। अच्छा यहाँ पे हो जाएगा ये। अच्छा ठीक है। तो एक ये policysim.aws.amazon.com एक सिमुलेटर आता है। ये सिमुलेटर क्या करता है कि जो आपकी परमिशंस है वो परमिशन को चेक करता है कि ये इसके पास पर्टिकुलर परमिशन है कि नहीं है। तो अभी टेस्ट यूजर 2 है ना। गो बैक टू द यूजर्स अगेन, गो बैक। नहीं उसके ऊपर सिमुलेटर में। अच्छा सिमुलेटर। अभी यूजर 1 बनाया ना हमने। गो बैक करना है इसमें। हाँ अभी यहाँ पे यूजर्स का देखो ऑप्शन आया है ना, कि कितने यूजर्स है वो सारे दिखा देंगे। अभी उस यूजर के पास क्या परमिशन, जैसे यूजर 1 हमने बनाया तो इस यूजर के पास क्या परमिशन है, Amazon S3 रीड ओनली। अभी आपको ये चेक करना है कि इसके पास S3 में राइट की परमिशन है। तो राइट साइड में आपने सेलेक्ट किया सर्विसेज, मान लो S3, और ऑप्शन सेलेक्ट किया, सिलेक्ट ऑप्शन राइट वाला सेलेक्ट करना है योगेश। ये डिलीट की कर लो, डिलीट के ऊपर डिलीट ऑब्जेक्ट वाली ना। ये भी क्रिएट बकेट ये सब राइट में ही आता है। हाँ ये रेड, हाँ ये भी कर सकता हूँ। ठीक है बस काफी है, दैट्स ओके। तो आप कोई पर्टिकुलर ये परमिशन चेक करना चाह रहे थे कि भाई ये वाली 2-4 परमिशन हमने रखी है, ये परमिशन इसके पास है कि नहीं है। राइट साइड क्लिक करना। हाँ अब इस पे रन सिमुलेटर पे क्लिक करो। सो दिस परमिशंस आर डिनाइड, है ना, कि इसके पास ये परमिशंस नहीं है। मेक सेंस? तो कभी आपको अगर ये चेक करना हो जब एक यूजर बहुत सारे ग्रुप्स का पार्ट रहे और आपको समझ कई बार यूजर जो है एक्सेस नहीं कर पा रहा पर्टिकुलर रिसोर्स को या रोल्स को भी, इट्स नॉट ऑल अबाउट ये सिमुलेटर केवल यूजर्स को नहीं देखता, उसके रोल्स को भी देखता है। तो आपको चेक करना हो, ट्रबल शूट करना, तो आप इस टूल का यूज कर सकते हैं। सर ये अपना थर्ड पार्टी है क्या ये सिमुलेटर, या इनबिल्ट ही है ये? नहीं AWS का वो दिखा नहीं URL AWS वाला। जी AWS.amazon.com। राइट सर ठीक है। बट सर हम जब IAM पे क्लिक करते हैं वहाँ पे तो कहीं ये शो नहीं होता वहाँ पे। नहीं यार ये URL है, आप इसको ओपन कर लो, है ना। वैसे होता है वहाँ पे भी मेरे हिसाब से तो। योगेश एक बार जाना IAM यूजर के ऊपर।
यहाँ पे तो नहीं मिलेगा ये मैंने देखा था एक ना, नीचे जाना पॉलिसी पे, कहीं सिमुलेटर पे मैंने देखा था, नीचे जाना तो एक बार, गो डाउन, नहीं, नॉट हियर, पॉलिसी के ऊपर किसी एक्सेस एनालाइजर पे क्लिक करना, वहीं पे गो बैक टू दी ग्रुप पे जाओ एक बार, ग्रुप पे हाँ, आईटी टीम, अभी देखो ग्रीन भी आ गया वैसे हमारा ना, ये भी अच्छी चीज है। क्लिक करना एक्सेस एनालाइजर पे, नहीं ये रहने, नीचे करना, नहीं एक काम करो, परमिशन मैंने कहीं ना कहीं ये ऑप्शन देखा है कि पॉलिसी सिमुलेटर का ऑप्शन इन्होंने डाला है कहीं ना कहीं पे, तो नहीं इस पे नहीं योगेश, इस पे नहीं, पॉलिसी में कहीं ना कहीं एक ऑप्शन है, ये किसी पॉलिसी पे क्लिक करने पर इन्होंने डाला हुआ था कि आप राइट साइड में परमिशंस एंड पॉलिसीज था, तो एक बार यूजर पे क्लिक करना, यूजर्स पे हाँ इस पे क्लिक करना, यहाँ तो नहीं देखने में आया कभी, मैंने ये ऑप्शन कहीं ना कहीं देखा है, एक सेकंड नीचे करना, यार आई डोंट नो कहाँ होगा वो, कहीं देखूंगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है, बट ये मैंने कहीं देखा था ये, भी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। ओके अभिषेक तुम्हारा, हाँ AWS, अभिषेक तुम्हारा कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ जी, मैं पूछना चाह रहा था कि इसमें अगर AWS मैनेज पॉलिसी, जैसे बताया कि अगर मैनेज पॉलिसी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं मानते हैं, AWS पॉलिसी को कभी भी एलिमिनेट कर सकता है या नहीं? AWS जी, AWS एलिमिनेट तो नहीं करता पॉलिसी को, बट अपग्रेड जरूर करता है, और उसके लिए मेरे हिसाब से अगर एलिमिनेट भी करेगा तो वो नोटिफिकेशन भेजता है, हाँ वो ये पर्टिकुलर पॉलिसी इंटीमेशन के साथ करता है। अब कुछ पॉलिसी हो जाती है डेप्रिकेटेड, बट वो आपको इंटीमेट करता पहले। राइट, आई थिंक दैट्स इट, थैंक यू। ओके, सो दैट वाज ऑल अराउंड ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, ये हमारा टॉपिक था, बट see the most important thing is कि this is not the right way of doing it, I mean like यूजर्स क्रिएट करना या ग्रुप्स क्रिएट करना, यू कैन डू दैट और उनके ऊपर परमिशन दे सकते हो, यू कैन डू दैट, बट इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, एक जस्ट टू गिव यू वन रेफरेंस की, दो रेफरेंस मैं आपको देता हूँ, समझने की कोशिश करना कि कल को कोई एप्लीकेशन चल रही है, एक सर्वर पे एप्लीकेशन चल रही है EC2 के ऊपर, और उसको S3 से कोई रिसोर्स एक्सेस करना है ना, तो अगर EC2 को S3 से कोई रिसोर्स एक्सेस करना है तो उसको परमिशन चाहिए। अभी आज के केस में आप कैसे करोगे, एक IAM यूजर बनाओगे प्रोग्रामेटिक एक्सेस, क्योंकि वहाँ पे कोई मैनुअल यूजर तो होगा नहीं, एक प्रोग्रामेटिक यूजर बनाओगे और प्रोग्रामेटिक यूजर को आप परमिशंस दोगे, और वो प्रोग्रामेटिक एक्सेस से S3 की परमिशंस पॉलिसी अटैच करोगे और वो एक्सेस यूज कर पाएगा। दैट इज द वे, है ना, जो अर्लियर मेथड था हम ऐसे यूज कर रहे थे, रोल से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें चैलेंजेस क्या है कि जैसे कि जब तक ये ग्रुप है, ये यूजर है, और जब तक इसके पास ये पॉलिसी अटैच है तब तक ये हमेशा इसको एक्सेस कर सकते हैं, है ना, ये ग्रुप, इसके अंदर जितने भी यूजर्स और इनके ऊपर जितने भी पॉलिसी अटैच है ये परमानेंट है, तो जब तक ये पॉलिसीज अटैच हैं तब तक ये कोई भी यूजर इसको एक्सेस कर सकता है, वो परमानेंट सोल्यूशन है। और ऐसे अगर हम IAM यूजर बनाते, CLI बनाते, तो क्रेडेंशियल कहीं ना कहीं सेव होते, यूजर नेम पासवर्ड, और वो S3 से चीज़ों को एक्सेस करके रखता होता, और वो परमानेंट है। बट परमानेंट में आपको यू ऑल नो कि परमानेंट में इश्यूज क्या क्या आते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कोई क्रेडेंशियल रहेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क रहते हैं, और जितने से ज़्यादा आप क्रेडेंशियल को स्टोर करोगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क आपके पास बढ़ते रहते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यही है, एक तो आप इनको स्टोर ना करो क्रेडेंशियल, कुछ ऐसा मेथड बनाओ जिससे कि ये क्रेडेंशियल स्टोर ना करने पड़े, दूसरा ये अपने आप ऑटोमेटिकली रोटेट होते रहें, 1 घंटे में, 15 मिनट में, अगर किसी को एक्सेस लग भी गया तो वो 1 घंटे में रोटेट हो जाएगा या 15 मिनट में रोटेट हो जाएगा। तो ये चीज कैसे हम अचीव करेंगे, दिस ऑल थिंग्स वी विल अचीव यूजिंग आवर थर्ड आइडेंटिटी विच इज नथिंग बट दी रोल्स। तो हमारी जो थर्ड आइडेंटिटी वो एक बहुत सिक्योर आइडेंटिटी है,
रोल्स, वो ये दोनों चीजें कवर करके चलती है। उसमें आपको परमानेंट कोई यूजर नहीं बनाना है, वो बस एज्यूम करना है। जब आपको चाहिए तो आप उसको एज्यूम करो और आप उसको क्या कहते हैं अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करो और आपको खत्म कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको कि डिलीट एक परमिशन माने जाते हैं जो एक प्रिविलेज परमिशन है ना। तो प्रिविलेज परमिशन मतलब जिसमें हाई ऑथेंटिसिटी लगी हुई है, मतलब एक हाई क्या कह सकते हैं वो वैल्यू है जिसकी। डिलीट सबको परमिशंस नहीं मिलती है, बट अगर मेरे को किसी बंदे को डिलीट करनी है तो आप क्या करोगे? अभी के मेथड में आप एक ग्रुप बनाओगे, उसके अंदर एक परमिशंस डालोगे, उसके अंदर यूजर्स डालोगे, उस ग्रुप पे आप परमिशंस लगाओगे कि इसको S3 के अंदर बकेट को डिलीट करने की परमिशंस हो, और वो हमेशा उसके पास रहेंगी जब तक वो ग्रुप है, जब तक वो परमिशंस है ना। और कभी किसी ग्रुप कोई मेंबर किसी ग्रुप का पार्ट बन गया तो वो उस बकेट्स को डिलीट कर देगा, और जब तक आप वो परमिशंस उस बकेट सॉरी उस ग्रुप या यूजर्स के पास रहेगी, आपका रिस्क हमेशा रहेगा, आपको टेंशन रहेगी कि उसके पास ऑलरेडी वो परमिशंस लगी हुई है। तो आप क्या करोगे? आप एक मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको हम कवर बाद में करेंगे। आप एक टेम्पररी रोल बनाओगे, एक रोल बना दोगे। अभी जैसे मेरे को वो परमिशन चाहिए डिलीट करना है, तो मैं उस रोल को एज्यूम कर लूंगा जब मेरे को डिलीट करना है। तो मैंने वो डिलीट किया, अब मेरा वो रोल से परमिशंस खत्म हो गई, तो अब मेरे पास परमिशंस नहीं है, तो मेरे को हेडेक नहीं है कि मेरे पास परमानेंट डिलीट की परमिशंस है। जब तक उसको चाहिए थी 10-15 मिनट के लिए उसने एज्यूम किया और वो रही, और उसके बाद वो डिलीट हो गई। सो दिस इज हाउ वी विल बी क्रिएटिंग द रोल्स, एंड दिस व्हाट वी विल डिस्कस ऑल अबाउट अ थर्ड आइडेंटिटी विच इज नथिंग बट अ सिक्योर आइडेंटिटी, दैट इज रोल्स। और रोल्स भी दो तरीके के रहेंगे, एक तो जो यूजर्स एज्यूम करेंगे और दूसरा जो सर्विसेज एज्यूम करेंगे, और इसको हम डिस्कशन करेंगे इन आवर नेक्स्ट सेशन। तो स्टिल वी हैव फ्यू मिनट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टू आस्क आप पूछो।